लॉयड एक अनाथ बच्चा था जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर एस रैंक जादूगर ने गोद ले लिया था और उसने एक एडवेंचरर बनने का फैसला किया। लेकिन उसकी पार्टी ने उसे निकाल दिया क्योंकि उसको एक बेकार सपोर्ट मेज माना गया। पर किसी को ये नहीं पता था सिवाय उसके टीचर के कि लॉयड असल में वो चुना गया हीरो है जो फ्यूचर में डीमन किंग को हराएगा। जब लॉयड छोटा था तब उसका गाँव डीमन किंग के हमले में तबाह हो गया था, लेकिन वो बच गया और एक एस रैंक मैजिशियन जिसका नाम मर्लिन था उसने उसे ढूंढ लिया। ऐसा लगता था कि मर्लिन ने भी उस लड़ाई में किसी अपने को खो दिया था। अपना दर्द कम करने के लिए उसने लॉयड को गोद ले लिया और अपना स्टूडेंट बना लिया। मर्लिन उसे अपने घर ले जाते हैं और सबसे पहले वो हवा में से एक आग का गोला बना देते हैं। फिर वो लॉयड से कहते हैं कि अगर शाम तक तुम मैजिक से आग नहीं जला पाए तो तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा। लॉयड बार बार कोशिश करता है, मेहनत करता है आग बनाने के लिए, और जैसे ही वो कामयाब होता है वो खुशी खुशी अपने टीचर को दिखाने दौड़ता है। मर्लिन थोड़ा खुश होकर कहते हैं अच्छा किया, लेकिन तुरंत उसकी छोटी सी आग बुझा देते हैं और थोड़ा उसकी टांग खींचते हैं। बोलते हैं कि उसे अब भी बहुत कुछ सीखना है। इसके बाद वो उसे जमीन से पानी बुलाने का जादू सिखाते हैं, मतलब वाटर मैजिक सिखाते हैं, और लॉयड पहले बारी में ही कामयाब हो जाता है। लेकिन मर्लिन उसकी तारीफ करने के बजाय फिर से थोड़ी अकड़ दिखाने लगते हैं और उसे पानी में डुबा देते हैं, ये कहकर कि वाटर मैजिक इसको बोलते हैं, तुम्हारे उस पिचकारी को नहीं। दिन बीतने लगता है और लॉयड नए नए मैजिक सीखने लगता है, लेकिन मर्लिन कभी उससे पूरी तरह खुश नहीं होती। एक बार जब लॉयड मर्लिन की एक बर्फ से मूर्ति बनाता है तो वो अपने मैजिक का यूज करके उसे एक सबक सिखाते हैं। वो मूर्ति को कंट्रोल कर लेते हैं और लॉयड को पकड़ लेते हैं, फिर मूर्ति को और बड़ा कर देते हैं। कहते हैं कि इसमें अभी भी स्किल्स की कमी है। फिर वो मूर्ति को तोड़ देते हैं और लॉयड जमीन पर गिर जाता है। लेकिन लॉयड एक भोला लड़का है तो वो मर्लिन की बात पे पूरा विश्वास करता है और वादा करता है कि वो और मेहनत करेगा अपनी कमी दूर करने के लिए। कुछ दिन बाद मर्लिन को एक बहुत ही बुरा हैंगओवर होता है और लॉयड अपना मैजिक यूज करके उसका इलाज करता है। जैसे मर्लिन ठीक होती है वो लॉयड को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अगले ही पल वो उसे बाहर खींच ले जाते हैं मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए। समय बीतने लगता है और एक रात मर्लिन कुछ पुराने किताबों को पढ़ते हैं, एक परेशान और दर्द भरी एक्सप्रेशन के साथ। तभी लॉयड वहाँ आता है उसे डिनर के लिए बुलाने, और जैसे ही वो उठते हैं उससे किताब गिर जाती है। लॉयड उसकी मदद करता है किताब उठाने में, लेकिन जैसे ही उसका हाथ किताब को छूता है उसके दिमाग में उस किताब की सारी जानकारी ट्रांसफर हो जाती है और वो वही बेहोश हो जाता है। मर्लिन ये सब देखकर हिल जाते हैं क्योंकि लॉयड ने सिर्फ किताब को छूने से एक प्राचीन जादू सीख लिया है जो इस बात का सबूत है कि उसमें भी चूजन वन बनने की क्वालिटीज है। ये बात मर्लिन के दिमाग में कुछ पुराने दर्दनाक यादें ले आती है और वो नहीं चाहती कि लॉयड भी वही गलतियां दोहराए जो उसने कभी की थी। उस रात जब लॉयड शांति से सो रहा होता है मर्लिन उसके कमरे में जाकर उसके माथे पर एक जादुई मंत्र लगा देती है, जिससे वो प्राचीन जादू की नॉलेज उसके दिमाग के अंदर सील कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लॉयड अपने ताकत पर ज्यादा भरोसा करे। ये सब इसीलिए ताकि वो उस खतरनाक रास्ते पर ना चला जाए। मर्लिन उसे सजेस्ट करते हैं कि वो एक व्हाइट मेज बन जाए जिसका मेन काम दूसरे एडवेंचरर्स को सपोर्ट देना होता है। वो उसे रिकवरी मैजिक सिखाते हैं जो फलों को जल्दी बढ़ने में मदद करता है, और फिर अपने और उसके लेवल का फर्क दिखाने के लिए एक मुरझाए हुए पेड़ को ऐसे ही चुटकी बजा के जिंदा कर देते हैं। इसके बाद मर्लिन उसे नए नए जादू और दूसरी चीजें सिखाना जारी रखती है, लेकिन जब भी कोई एंशिएंट मैजिक से जुड़ी बात होती है तो वो कहते हैं कि तुम्हें ये सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्राचीन जादू तो कई 100 साल पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसे ही वक्त बीतता है लॉयड की ट्रेनिंग में। एक दिन मर्लिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जंगल के अंदर ले जाते हैं जहाँ हर तरफ खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं। उसे सिर्फ एक चाकू देते हैं और कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर घर वापस पहुँचना है अपने मैजिक का इस्तेमाल करके। वो उसे कुछ बोलने का मौका भी नहीं देते और तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। लॉयड हैरान और डरा हुआ रह जाता है। तुरंत बाद एक भेड़िया जैसा मॉन्स्टर वहाँ आता है और लॉयड मुश्किल से उसे बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसे समझ आता है कि व्हाइट मेज के स्पेल से वो मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता, इसीलिए उसका बस एक ही रास्ता है, हर खतरे से बचते हुए घर तक पहुँचना। सबसे पहले वो अपने मैजिक सेंस का यूज करता है घर का पता लगाने के लिए और फिर उस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। रास्ते में वो मैजिक का यूज करके फलों को पकाता है ताकि कुछ खा सके। रात के समय वो नए स्पेल्स बनाने की कोशिश करता है जो उसे सुरक्षित रख सके। वो अकेला ही अपना ये खतरनाक यात्रा जारी रखता है, नए जादुओं का इस्तेमाल करता है जो उसे खाना ढूंढने और तेज दौड़ने में मदद कर सके। अगले दिन वो एक बड़े मकड़ी जैसे मॉन्स्टर के हाथ लगते लगते बच जाता है, लेकिन उसके दौड़ने वाले जादू के कारण वो बच निकलता है। लॉयड उस स्पेल का यूज तब तक करता है जब तक वो घर नहीं पहुंच जाता, और जैसे वो घर के दरवाजे पर पहुंचता है वो थकान के मारे वही बेहोश हो जाता है। वक्त तेजी से गुजर जाता है और लॉयड अब एक जवान लड़का बन जाता है। जब
उसे शहर के बारे में एक मैगजीन मिलती है तो उसे बाहर की दुनिया देखने की क्यूरियोसिटी होने लगती है। यहाँ मर्लिन का बिहेवियर भी बदल गया है। अब वो उसे मैजिक प्रैक्टिस के लिए खींचकर नहीं ले जाते, बल्कि उसके रोज के कामों से उसे निकालकर नए जादू बनवाने के लिए मजबूर करते हैं। वो बिल्कुल रैंडमली कुछ भी अनाप शनाप आइडिया सोचते हैं और लॉयड से कहते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए रात भर जागकर काम करे। लेकिन लॉयड इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक रात वो फैसला करता है कि वो घर से भाग जाएगा दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। अगली सुबह मर्लिन देखती है कि लॉयड अपने कमरे में नहीं है, सिर्फ एक शहर वाली मैगजीन डेस्क पर पड़ी होती है। तब उसे समझ आता है कि उसका छोटा सा बच्चा अब इतना बड़ा हो गया है कि उसकी जवानी शुरू हो गई है। इसी बीच लॉयड शहर पहुंचता है और उस जगह की खूबसूरती और हलचल में खो जाता है। उसके पास जितने पैसे होते हैं उन्हें खाने पर खर्च कर देता है। फिर वो सोचता है कि और पैसे कैसे कमाए। तभी एडवेंचरर पार्टी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस उसके चेहरे पर आ लगता है। वो ये भी नहीं देख पाता कि कोई उसे देख रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि एक एडवेंचरर बनने की कोशिश करेगा। उस पार्टी में शामिल होने के बाद उसका पहला मिशन होता है एक साइक्लोप्स से लड़ना, और वो बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने कभी किसी को इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ते नहीं देखा। साइक्लोप्स एलन को पीछे धकेल रहा होता है, जो पार्टी का लीडर और मेन अटैकर होता है। एलन हीलर से कहता है कि एक हीलिंग स्पेल डालो। तब लॉयड भी मदद करने के लिए तुरंत एक सपोर्ट स्पेल सभी पार्टी मेंबर्स पर डाल देता है, लेकिन किसी को भी उसका पता तक नहीं चलता। आर्चर तुरंत एक एरो साइक्लोप्स की आंख में मार देता है, जिससे साइक्लोप्स अंधा हो जाता है। जब साइक्लोप्स आर्चर पर हमला करता है, रेना जो उनकी ग्रुप का टैंक है उसका अटैक रोकने के लिए दौड़ जाते हैं। रेना हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसे पंच में कोई भारीपन महसूस ही नहीं होता। तब तक पार्टी का मेज साइक्लोप्स को बांध देता है, जिससे एलन को एक ही बार में उसे खत्म करने का मौका मिल जाता है। इसी वजह से एलन एक रात में ही स्टार बन जाता है और लोग उसे हीरो कहने लगते हैं। दूसरी तरफ लॉयड को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है और उसे बस छुट्टे पैसे मिलते हैं क्योंकि वो एक कमजोर व्हाइट मेज है। वो ये पैसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ इतना ही डिजर्व करता है। जब एलन कहता है कि चलो जीत का जश्न मनाते हैं, लॉयड तुरंत बहाना बना लेता है क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करता। लड़के नाराज हो जाते हैं क्योंकि लॉयड ने एलन का ऑफर मना कर दिया, लेकिन एलन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लॉयड को अपने ग्रुप का हिस्सा मानता ही नहीं। एलन कहता है कि सब व्हाइट मेजेस बेकार होते हैं, लेकिन एक रखना पड़ता है गिल के रूल्स के चलते, और चाहे वो लॉयड हो या कोई और, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेना को लगता है कि कुछ तो है जो सब इग्नोर कर रहे हैं, और उसे लॉयड के बारे में काफी क्यूरियोसिटी होती है। दूसरी तरफ जो आदमी लॉयड पर नजर रख रहा होता है वो असल में मर्लिन का स्पाई निकलता है, जो उसके स्टूडेंट की हर एक अपडेट उसे देता है। मर्लिन कहती है कि जब तक लॉयड ज्यादा घमंडी नहीं होता तब तक उसे उसकी चिंता नहीं है। स्पाई पूछता है कि क्या उसे अपने अतीत पर अफसोस है। मर्लिन अपने फीलिंग्स को दबा लेते हैं और उसे वो दिन याद आता है जब उसने हीरो साइबिल के लीड में अपनी पार्टी के साथ डीमन लॉर्ड से लड़ाई की थी। डीमन लॉर्ड उनसे जीत नहीं पाया तो उसने खुद को उड़ा दिया और एक पूरे शहर को अपने साथ बर्बाद कर दिया। हीरो साइबिल ने एंशिएंट मैजिक का यूज करके उन सब लोगों को जिंदा कर दिया जो डीमन लॉर्ड के अटैक में मारे गए थे, लेकिन इन सब में उसे अपनी जान देनी पड़ी। साइबिल की मौत मर्लिन के लिए एक बड़ा झटका था, और जब उसने लॉर्ड को एडॉप्ट किया था तो सिर्फ एक इमोशनल सहारे के रूप में किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भी एक चूजन वन बन जाएगा। बिल्कुल साइबिल की तरह मर्लिन कसम खाती है कि वो अपनी पुरानी गलतियां दोबारा नहीं करेगी और लॉयड को सुरक्षित रखने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेगी। शहर में वापस एलन तेजी से मशहूर हो जाता है पावरफुल मॉन्स्टर्स को हराने के बाद, जो कि असल में लॉयड के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल था, लेकिन किसी को भी इसका पता ही नहीं चलता। बस रीना को छोटी सी शक होती है। एक रात एलन को सोल्जर्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट मिलती है कुछ गोलेम्स को मार गिराने की, जो पेट्रोल पॉइंट पे उनके सिपाहियों को मार रहे होते हैं। एलन तुरंत ये मिशन एक्सेप्ट कर लेता है, सोचता है कि ये काफी आसान होगा। वो अपने पार्टी के साथ पेट्रोल पॉइंट पर पहुंचते हैं और लॉयड अपने सर्च मैजिक का यूज करके बताता है कि उन्हें वाटरफॉल के अंदर जाना पड़ेगा गोलेम से लड़ने के लिए। जब वो अंदर जाते हैं एलन गोलेम से लड़ता है, लेकिन एक समनर बार बार नए गोलेम समन करते जा रहा होता है। लॉयड को समझ आता है कि समनर एक मैजिक स्टोन का यूज करके नए गोलेम्स बना रहा है। वो तुरंत आर्चर को बफ करता है और कहता है कि समनर पर अटैक करो। आर्चर उसकी बात मानते हैं और उसका एरो किसी तरह से पिलर के चक्कर लगा के समनर के सीने में लग जाता है। उसके बाद लॉयड विजार्ड से कहता है कि वो अपना मैजिक स्टाफ टेलीपोर्ट कर दे उसके पास, और वो तुरंत उसे सील भी कर लेता है। ये बात एलन को पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ वही अपनी पार्टी को ऑर्डर्स दे सकता है। फिर वो अपना ध्यान वापस गोलेम पर लगाता है। लॉयड उसे वार्न करता है कि गोलेम अब कंट्रोल से बाहर हो गया है क्योंकि उसका मास्टर खत्म हो चुका है। एलन उसकी बात नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है। लॉयड को एक स्पेशल मैजिक का यूज करना पड़ता है ताकि वो एलन तक तुरंत पहुंच सके और उसे गोलेम के अटैक से बचा सके। एलन गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी गोलेम कमजोर हो जाता है, जिससे एलन उसे मार गिराता है। मिशन खत्म होते एलन लॉयड को तुरंत पार्टी से निकाल देता है, कहता है कि वो बेकार है और हमेशा पीछे छुपकर खड़ा रहता है। लॉयड जो इतने समय से खुद को कमजोर समझ रहा था और जिसे लगता था कि उसमें स्किल की कमी है, ये फैसला बिना किसी विरोध के मान लेता है। वो दूसरी पार्टी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिलती और वो काफी निराश हो जाता है।
आता है। तभी एक लड़की हड़बड़ी में एक व्हाइट मेज ढूंढ रही होते हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि उसके कंडीशंस के हिसाब से किसी को ढूंढना काफी मुश्किल होगा। और जब और कोई ऑप्शन नहीं बचता, रिसेप्शनिस्ट लॉयड की तरफ इशारा करता है। जैसे पिंक बालों वाले लड़की कंफर्म करते हैं कि वो एक व्हाइट मेज है और किसी की भी टीम में नहीं है, वो तुरंत उसे अपने साथ ले जाते हैं। पता चलता है कि वो पिंक बालों वाले लड़की यूई एक एस रैंक एडवेंचरर पार्टी की मेंबर है और उन्होंने कुछ लुटेरों को ढूंढने का मिशन लिया था। उनके टीम और सुपीरियर स्ट्रेंथ की वजह से उन्होंने लुटेरों को आसानी से हरा दिया और उनके बॉस को भी पकड़ लिया। लेकिन बॉस ने अपने सीक्रेट मूव का यूज किया और एक बड़े से स्टोन गोलेम को समन कर लिया उनसे लड़ने के लिए। यूई की पार्टी को समझ आ गया कि गोलेम पर मैजिक का असर नहीं हो रहा और नॉर्मल अटैक्स भी काम नहीं कर रहे। तब यूई ने डिसाइड किया कि वो खुद उससे सामना करेगी। अपनी पार्टी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैकर होने के नाते वो गोलेम की तरफ फुल स्पीड से दौड़ती है और अपना फुल पावर यूज करके अटैक करते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी खरोंच छोड़ पाती है। उसे पीछे हटना पड़ता है और गोलेम्स के अटैक से बचना पड़ता है। तब वो अपने पार्टी के व्हाइट मेज से कहते हैं कि उसे बफ करो। व्हाइट मेज थोड़ी देर के लिए अपने ख्यालों में खोई होती है और उसे यूई की बात समझने में थोड़ा टाइम लगता है। किस्मत से वो टाइम पे अटैक बढ़ाने वाला स्पेल डाल देते हैं, जिससे यूई अपने अगले अटैक में गोलेम को हरा देते हैं। जब उन्होंने सभी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया होता है, तब यूई ने व्हाइट मेज क्लम से बात की, जो माफी मांगते हैं क्योंकि उसका पहले थोड़ी देर के लिए ध्यान भटक गया था और उस वजह से यूई की जान भी जा सकती थी। यूई ने उससे कहा कि इतना ज्यादा मत सोचो, क्योंकि उसे पता है कि क्लम इस वक्त अपने पर्सनल लाइफ के कुछ सीरियस हालातों से गुजर रही है। यूई ने पूछा कि उसके घर में सब कुछ कैसा चल रहा है। तभी क्लम ने अचानक अपना रेजिग्नेशन यूई को दे दिया, क्योंकि उसे ब्रेक लेना था अपने बीमार बहन की देखभाल करने के लिए। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट मोमेंट पे आते हैं, जहाँ यूई एक्साइटेड होकर लॉयड का हाथ पकड़ के उसे अपने बेस ले जाते हैं। उसके पार्टी के मेंबर्स कुछ देर के लिए शॉक में होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यूई ने वाकई एक व्हाइट मेज ढूंढ लिया है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वो फेल हो जाएगी। फिर यूई लॉयड का इंट्रोडक्शन सबसे करवाते हैं, लेकिन उसे उसका नाम तक नहीं पता। उसके बाद वो अपने पार्टी मेंबर्स का इंट्रोडक्शन लॉयड को देते हैं, जिसमें शामिल है दागास जो शील्ड यूजर है, क्रॉस जो आर्चर है और सिलिका जो मेज है। आखिर में वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक स्वॉर्ड्समैन और उनकी टीम की लीडर, और लॉयड का उनकी पार्टी में स्वागत करते हैं। लॉयड उससे पूछता है, रुको रुको, ये सब तो ठीक है, पर मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। यूई थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं होता कि उसने लॉयड से ये सवाल पूछा ही नहीं। दागास और सिलिका को तुरंत समझ आ जाता है कि यूई ने इस अनजान आदमी को बस खुशी में खींच के बेस ले आए, बिना कुछ एक्सप्लेन किए। वो दोनों लॉयड से माफी मांगते हैं इस कंफ्यूजन के लिए। फिर वो यूई की तरफ मुड़ता है और कहता है, देखो यूई, चाहे तुम्हें व्हाइट मेज मिल भी गया हो, वो क्लम को रिप्लेस नहीं कर सकता और शायद हमें अपना एक क्वेस्ट छोड़ देना चाहिए। यूई ये सुन के नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, हमारे क्लाइंट ने हमें मदद के लिए कहा है, हम ऐसे मना नहीं कर सकते। लॉयड पूछता है, तो किसी और पार्टी को ये क्वेस्ट क्यों नहीं दे देते? तब दागास उसे बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक ए रैंक क्वेस्ट है। सिर्फ ए रैंक या उससे ऊपर की पार्टी से ऐसे क्वेस्ट ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सारी हाई रैंक पार्टीज शहर के बाहर है और सिर्फ उनकी एस रैंक पार्टी ही यह मिशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। लॉयड ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि वो एस रैंक एडवेंचरर्स के सामने खड़ा है। उसे सच में उनकी मदद करने का मन करता है, लेकिन एक बार फिर उसका डीमोटिवेशन उसे महसूस करवाती है कि वो काफी कमजोर है और किसी काम का नहीं है। लेकिन तभी यूई अचानक उसकी तरफ से बोल पड़ते हैं और अपने पार्टी के मेंबर्स से कहते हैं कि उन्हें कम से कम लॉयड को एक मौका देना चाहिए अपनी एबिलिटीज प्रूव करने का, उसे रिजेक्ट करने से पहले। फिर वो उसे जंगल में ले जाते हैं उसकी स्किल्स देखने के लिए, और लॉयड काफी घबराया हुआ महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सबको निराश कर देगा। यूई उसे बार बार कहते हैं कि कुछ तो करो, और दागास उसे कहता है कि कम से कम नए लड़के को ये तो बता दो कि कौन सी स्पेल कास्ट करने हैं, क्योंकि वो काफी नर्वस लग रहा है। तब यूई लॉयड से कहते हैं कि वो सब पर एन्चेंटमेंट मैजिक कास्ट करे, लेकिन क्रॉस और सिलिका सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ बहुत ही स्किल व्हाइट मेज से ऐसा कर पाता है। लेकिन लॉयड हैरान रह जाता है, क्योंकि जिसे यूई ने दुनिया का सबसे मुश्किल काम बताया था, उसके लिए तो वो एक मामूली स्पेल कास्ट करने जैसा है। वो उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि यही टेस्ट है जो मुझे तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए पास करना है? और यूई हाँ में जवाब देते हैं। बाकी पार्टी मेंबर्स लॉयड से कहते हैं कि अगर वो नहीं कर सकता तो उसे नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये काफी मुश्किल होता है। लेकिन लॉयड कहता है कि वो ये कर लेगा। वो तुरंत अपना स्टाफ डायमेंशनल स्टोरेज से निकाल लेता है और सिर्फ इतना देखकर ही सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो एक साथ 5 अलग अलग तरह के एन्चेंटमेंट स्पेल कास्ट करता है उन सब पर, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो इतनी तेजी से करता है। यूई उससे पूछते हैं, तूने वो स्टाफ कहाँ से निकाला? तो लॉयड उसे बताता है स्टोरेज स्पेल के बारे में, जो वो यूज करता है चीजें रखने के लिए। फिर लॉयड पूछता है कि क्या वो लोग एन्चेंटमेंट स्पेल के रिजल्ट से खुश है। यूई थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर इसमें ज्यादा टाइम लगता है
और एक अच्छे तरीके से मंत्र बोलना पड़ता है। सभी लोग अपने आप को ज्यादा हल्का और पावरफुल महसूस करने लगते हैं स्पेल्स की इफेक्ट की वजह से। और इस इफेक्ट को टेस्ट करने के लिए यूई अपने तलवार से एक बड़े पेड़ पर अटैक करते हैं। वो आसानी से उस पेड़ को काट देते हैं सिर्फ एक हल्की सी स्विंग के साथ, और उसकी पूरी पार्टी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। लॉयड तब उन्हें बताता है कि उसने उन सब पर 5 अलग अलग तरह के एन्चेंटमेंट स्पेल कास्ट किए थे और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। लॉयड एक्सप्लेन करता है कि उसे लगा था कि सिर्फ एक स्पेल सब पर कास्ट करना तो बहुत बेसिक टेस्ट है, इसलिए उसने सोचा कि वो कुछ एक्स्ट्रा करे और दिखाए कि वो क्या कर सकता है। यूई और बाकी सब इतने हैरान होते हैं कि जवाब भी नहीं दे पाते, और लॉयड सोचता है कि शायद सभी लोग उससे नाराज हो गए हैं। वो अपना स्टाफ वापस स्टोरेज में भेज देता है और कहता है, मुझे समझ आ गया है कि मैं तुम्हारी पार्टी का व्हाइट मेज बनने लायक नहीं हूँ। वो माफी मांगता है उनका वक्त बर्बाद करने के लिए और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब यूई उसे रोकती है। वो आखिरकार उसे उसके पहले के काम का एक्सपीरियंस पूछते हैं और लॉयड सबको हैरान कर देता है ये बताकर कि उसे हीरो की पार्टी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो बहुत कमजोर था। यूई और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि हीरो की पार्टी क्या चाहते होंगे जो उन्होंने लॉयड जैसे इंसान को कमजोर कहा, जबकि उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा जो एक साथ 5 अलग अलग एन्चेंटमेंट स्पेल्स कास्ट कर सके। जब लॉयड अब भी बताता है कि वो कमजोर है, तब क्रॉस और ज्यादा टेंशन लेने लगता है उसके स्टैंडर्ड्स को लेकर। है इसको तुम कमजोर होना कहते हो? ऐसी कमजोरी अगर मेरे पास होती तो मैं कहां से कहां पहुंच जाता। लॉयड तुरंत टॉपिक बदल देता है और उनसे पूछता है कि वो अपने पार्टी के व्हाइट मेज को वापस क्यों नहीं बुला लेते। यूई समझाते हैं कि क्लम की बहन काफी बीमार है और वो एडवेंचरर का काम करते हुए उसका ख्याल भी रख रही थी, जिसकी वजह से इसका उस पर बुरा असर हुआ और वो दोनों काम एक साथ नहीं संभाल पाई। इसीलिए उसने एडवेंचर से ब्रेक लेने का फैसला किया। डैगर्स कहता है कि वो ज्यादा क्वेस्ट उसके बिना भी कंप्लीट कर लेते, लेकिन ए रैंक क्वेस्ट काफी मुश्किल होता है और उन्हें एक व्हाइट मेज की जरूरत होती ही है। तभी सबको क्लम की चिंता होने लगती है क्योंकि चाहे उसने पार्टी छोड़ दी हो, वो अब भी उनकी दोस्त है। ये सुनकर लॉयड थोड़ा जेलस महसूस करता है। वो तुरंत टॉपिक बदलता है और पूछता है कि क्या किसी को पता है कि क्लम की बहन को कौन सी बीमारी है। यूई याद करते हैं कि उस लड़की का शरीर धीरे धीरे मैजिक स्टोन में बदल रहा है और लॉयड को याद आता है कि उसने मैजिक स्टोन के बारे में अपने मास्टर से सीखा था। जब मर्लिन उसे सिखाती थी कि कैसे मैजिक स्टोन किसी भी जिंदा चीज को भी मैजिक स्टोन में बदल सकता है, तब लॉयड ने सोचा था कि क्या उन्हें वापस नॉर्मल बनाया जा सकता है, और अब वो डिसाइड करता है कि वो इसे ट्राई करेगा। वो यूवी से कहता है कि वो उसे क्लम के घर ले चले और यूवी उसे वहाँ ले जाती है। क्लम जो काफी पतले और थकी हुई लग रही होते हैं, दरवाजा खोलते हैं और अपने दोस्त को देखकर हैरान हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद लॉयड तुरंत काम पर लग जाता है। वो क्लम से एकदम डिटेल में उसके बहन की कंडीशन के बारे में पूछता है और क्लम कहते हैं कि पहले वो और उसकी बहन सिल्वी एक साथ एडवेंचर्स पे जाते थे, लेकिन एक दिन सिल्वी एक मिशन के दौरान छोड़ खा बैठे और तब से वो बीमार है। लॉयड उसे सिम्टम्स के बारे में पूछता है और क्लम कहते हैं कि वो उसे शब्दों में नहीं समझा पाएंगे, इसीलिए वो उसे दिखाना बेहतर समझते हैं। जैसे ही क्लम सिल्वी के रूम का दरवाजा खोलते हैं, एक बहुत ही इंटेंस मानव बाहर निकलता है। फिर क्लम अपनी बहन का कंबल हटाते हैं और दिखाते हैं कि सिल्वी के हाथ और पैर ऑलरेडी मैजिक स्टोन में बदल चुके हैं। वो कहते हैं कि सिल्वी का माना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और उसकी कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। क्लम को डर लगता है कि उसकी बहन अब ज्यादा दिन नहीं जिएगी। तब लॉयड उससे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि उसके पास एक थ्योरी है जिससे शायद सिल्वी को नॉर्मल बनाया जा सकता है अगर वो सही हुआ तो, लेकिन क्लम उस पर यकीन नहीं करते क्योंकि उसने पहले भी कई एक्सपर्ट हीलर्स को बुलाया था और उन्होंने भी कहा था कि सिल्वी की कंडीशन का इलाज नहीं है। लेकिन लॉयड समझाता है कि हो सकता है सिल्वी एक हाई प्योरिटी मैजिक स्टोन से छोड़ खा बैठी हो, जिसके कारण उसका शरीर भी मैजिक स्टोन में बदलने लगा है। वो क्लम से पूछता है कि क्या सिल्वी किसी ऐसे जगह छोड़ खा गए थे जहाँ माना डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। क्लम हाँ में जवाब देती है। कहते हैं कि वो दोनों एक केव से मैजिक स्टोन निकालने के मिशन पर गई थी। लॉयड उससे कहता है कि चोट का मार्क दिखाए और जब क्लम सिल्वी के शरीर का वो हिस्सा दिखाती है जो मैजिक स्टोन में बदल चुका है, तब लॉयड को पूरा यकीन हो जाता है कि वही इस प्रॉब्लम की शुरुआत थी। क्लम उससे पूछते कि उसे ये सब कैसे पता है, तो लॉयड जवाब देता है कि उसने ये सब अपने मास्टर से सीखा है। यूवी फिर क्लम से कहते हैं कि वो इस बार लॉयड पर भरोसा करे और क्लम उसे एक मौका देने का फैसला करते हैं। लॉयड तुरंत एक स्पेल कास्ट करता है जो सिल्वी के शरीर से उस इंटेंस माना को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये उसके लिए भी संभालना काफी मुश्किल होता है। फिर भी वो पहला सेटअप पूरा कर लेता है और क्लम से कहता है कि उसे सिल्वी का माना लगभग 0 तक कम करना जरूरी था क्योंकि बिना ऐसा किए उसका इलाज करने का कोई मतलब नहीं होता। वो कहता है कि वो सिल्वी का माना एब्जॉर्ब करते हुए उसका इलाज जारी रखेगा और एक और स्पेल कास्ट करता है जिससे हीलिंग शुरू होती है। क्लम को समझ आता है कि ये नॉर्मल हीलिंग स्पेल नहीं है और लॉयड बताता है कि हाँ, ये नॉर्मल हीलिंग स्पेल से एक और ज्यादा पावरफुल वर्जन है जो उसके लिए उतना भी खास नहीं है, लेकिन ये उसे सिल्वी के शरीर से एब्जॉर्ब हो रही माना को जलाने की ताकत देता है। ये सुनकर क्लम की बिल्कुल बोलती बंद हो जाते हैं। यूवी से पूछता है कि क्या लॉयड कुछ खास कर रहा है। क्लम जवाब देते हैं कि वो एक साथ 2 नए स्पेल्स यूज कर रहा है जो उसने खुद बनाया है और इतने इंटेंस माना को बर्दाश्त कर रहा है जो सबसे महान व्हाइट मेजेस के लिए भी इम्पॉसिबल होता है। जल्द ही लॉयड का टेक्निक काम करता है और सिल्वी का पत्थर बन चुका शरीर
शरीर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। सिल्वी होश में आ जाते हैं और क्लम उसे देखकर खुशी के आंसुओं में रो पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद क्लम ईवी और लॉयड को बताती है कि जैसे ही उसकी बहन पूरी तरह ठीक हो जाएगी, वो दोनों फिर से मिलकर एडवेंचर्स पे जाएंगे और क्लम चाहते हैं कि लॉयड उसकी जगह उनकी पार्टी का साथ दे। लॉयड कहता है कि वो इतना काबिल नहीं है, लेकिन ये बात क्लम के सर के ऊपर से निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि उसे बस अपने दिल की सुननी चाहिए। उसके बाद ईवी और सब लोग सिल्वी के ठीक होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और लॉयड का धन्यवाद करते हैं, जबकि लॉयड अब भी सोचता है कि वो इस सब के लायक नहीं है। लेकिन जब वो देखता है कि सब लोग उसे कितनी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं बिना उसे अच्छे से जाने भी, तो वो थोड़ा नर्वस होकर उनसे पूछता है कि क्या वो उनकी पार्टी में शामिल हो सकता है, चाहे उसमें ज्यादा ताकत ना हो। सब लोग उसकी सोच में आए बदलाव को देखकर खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी उसे अपने पार्टी में स्वागत करते हैं। उसके बाद वो लोग लॉयड के लिए एक वेलकम पार्टी रखते हैं और कहते हैं कि जितना चाहे खा सकता है, क्योंकि आज रात का खर्चा वो लोग उठाएंगे। लॉयड ऐसे खाना शुरू करता है जैसे उसने जिंदगी में पहली बार खाना देखा हो और उसके नए पार्टी के सदस्य उसे ऐसे देखकर काफी हैरान होते हैं। वो उसे पूछते हैं कि क्या वो इतना भूखा था। लॉयड कहता है कि इस टाउन का खाना सच में जबरदस्त है। ये बात सबको हैरान कर देती है, क्योंकि यहाँ का खाना तो काफी एवरेज माना जाता है। लॉयड कहता है कि उसने बचपन से जो खाना खाया है उसके मुकाबले यहाँ का टेस्ट कमाल का है। ईवी अब उसके बचपन के बारे में क्यूरियस हो जाते हैं। लॉयड बताता है कि वो अपने टीचर के साथ रहता था, जो अपने गार्डन में जो कुछ भी उगता था उसे ही खाना बनाते थे। कभी वो जंगल से मशरूम्स लाते थे और कभी जंगली जानवरों का मांस बॉईल करके बिना किसी मसाले के उसे खिला देते थे। लॉयड कहता है कि इसी वजह से उसने खुद कुकिंग सीखी, लेकिन फिर भी वो कभी ऐसा टेस्टी खाना नहीं बना पाया। ईवी अब खाने में इतनी इंटरेस्ट नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जिसने लॉयड को मैजिक सिखाया था। वो उससे कहते हैं कि उसके टीचर के बारे में और बताए, और बाकी पार्टी मेंबर्स भी इस बात में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। सिलिका पूछती है कि क्या लॉयड के टीचर भी व्हाइट मेज थे। लॉयड कहता है कि वो ज्यादातर कॉम्बैट मेज थे, क्योंकि जब भी वो अकेले काम करते थे तो वहाँ आसपास धमाके होते थे। सिलिका हैरान हो जाते हैं कि कोई व्हाइट मेज ना होते हुए भी लॉयड को इतनी अच्छी ट्रेनिंग कैसे दे सकती है, और लॉयड मानता है कि मर्लिन सच में कमाल की है। सिलिका कहते हैं कि वो भी उनसे कुछ सीखना चाहेगी, लेकिन लॉयड तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि अगर उसने असली सच जान लिया तो वो जिंदगी भर इस बात का अफसोस करेगी। खैर, मर्लिन के बारे में थोड़ा और बात करने के बाद पार्टी अपने मिशन के लिए एक स्ट्रेटेजी मीटिंग डिसाइड करते हैं। ईवी दागा से कहते हैं कि वो लॉयड को मिशन के डिटेल समझा दे, क्योंकि वो खुद समझाने में बिल्कुल बेकार है। दागा लॉयड को बताता है कि उनका मिशन यह है कि वो उन मॉन्स्टर्स को हराए जो यहाँ के खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। सिलिका बताती है कि कई अलग अलग स्पीशीज के मॉन्स्टर्स एक साथ मिलकर एक झुंड बना चुके हैं। लॉयड ये बात पहली बार सुन रहा होता है। दागास कहता है कि उनके लिए भी ये नई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तभी क्रॉस बोलता है कि जब इतने सारे एनिमीज एक साथ होंगे तो उसके और यूवी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उनके फिजिकल अटैक से वहाँ के रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुँच सकता है। यूवी भी इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि इस बार सिलिका को सब हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि वो वाइड एरिया स्पेल्स यूज करते हैं। लेकिन सिलिका भी थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि वाइड रेंज स्पेल्स में बहुत ज्यादा माना लगता है। यूवी फिर लॉयड से पूछते हैं कि क्या वो अटैक मैजिक यूज कर सकता है। लॉयड कहता है कि वो बेसिक लेवल स्पेल्स यूज कर सकता है, लेकिन उनका इफेक्ट कुछ खास नहीं होता। दागास फिर स्ट्रेटेजी बनाने की तरफ बढ़ता है और कहता है कि वो और यूवी मॉन्स्टर्स को एक ही जगह जमा करेंगे ताकि सिलिका एक साथ उन पर अटैक कर सके। क्रॉस सिलिका और लॉयड को प्रोटेक्ट करेगा और लॉयड हीलिंग और सपोर्ट में फोकस करेगा। उसके बाद वो लोग होटल की तरफ बढ़ता है आराम करने के लिए, लेकिन लॉयड एक अलग डायरेक्शन में चल पड़ता है। दागास उसे रोकता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। लॉयड थोड़ा नर्वस होकर कहता है कि उसके पास होटल में रूम लेने के लिए पैसा नहीं है। दागास तुरंत उसे एक बैग देता है जिसमें इतने पैसे होते हैं जितने लॉयड ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे होते। लॉयड घबरा जाता है और कहता है कि वो ये पैसा नहीं ले सकता, लेकिन दागास कहता है कि ये कोई डोनेशन नहीं है, ये अमाउंट उसकी सैलरी में से काट लिया जाएगा, और दागास का शुक्रिया अदा करता है। वादा करता है कि वो मेहनत से काम करेगा और ये पैसा चुकाएगा। अगली सुबह सभी लोग होटल के सामने जमा होते हैं और ईवी लास्ट में आती है। वो पूछते हैं कि सबके बैग्स कहाँ है, तो सब एक्साइटेड होकर बताते हैं कि लॉयड ने उनके बैग्स अपने मैजिक स्टोरेज में डाल दिया है ताकि उन्हें कैरी करने की टेंशन ना हो। ईवी भी तुरंत ही ऑफर ले लेती है और लॉयड उसका सामान भी मैजिक स्टोरेज में डाल देता है। ईवी और सिलिका उसके कमाल के स्किल्स की तारीफ करता है, लेकिन लॉयड उनसे कहता है कि वो उन्हें भी ये सिखा सकता है। सब ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को ये मैजिक यूज करते नहीं देखा। लेकिन लॉयड उन्हें बताता है कि ये मैजिक सीखना काफी आसान है, बस स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए। इतना कहकर सब लोग अपने मिशन के लिए
निकल जाता है और रास्ते में लॉयड को ये समझ आता है कि लंबे क्वेस्ट के दौरान मजा लेना भी जरूरी होता है। वो लोग अपने पहले डेस्टिनेशन पर टाइम से काफी पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें सामान उठाना नहीं पड़ रहा था। वहाँ लॉयड अपने मैजिक स्टोरेज से सामान निकाल कर देता है ताकि वो लोग टेंट लगा सके। ईवी डिसाइड करते हैं कि अब जब टेंट लग चुका है तो वो नदी में थोड़ा चिल करेंगे, लेकिन दागास उसे डांट देता है कि अभी भी उन्हें लकड़ियाँ और खाना जमा करना बाकी है। लॉयड भी मदद करना चाहता है लकड़ियाँ इकट्ठा करने में और ईवी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद ईवी सिलिका को खींच के ले जाते हैं ताकि दोनों नदी में नहा सके। इसी बीच लॉयड जंगल में जाता है और कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करता है। फिर उसे एक फल दिखता है जो उसने बचपन में खाया था, तो वो डिसाइड करता है कि थोड़ा सा ले जाए अपने टीममेट्स के लिए। तभी अचानक से उसे ईवी की चीख सुनाई देती है। वो तुरंत उस डायरेक्शन में दौड़ता है और देखता है कि एक बड़ा सा सांप मॉन्स्टर ईवी और सिलिका पर हमला कर रहा है और दोनों बिल्कुल भी रेडी नहीं है। लॉयड तुरंत मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है उसका ध्यान भटकाने के लिए। ईवी और सिलिका इस मौके का फायदा उठा के किनारे की तरफ भागते हैं। लॉयड रुकता है जब तक दोनों अपने आप को टॉवेल से ढक लेते हैं। उसके बाद वो उनकी तलवारें उन पर फेंक देता है। फिर लॉयड तुरंत उन दोनों पर 2 एन्चेंटमेंट स्पेल कास्ट करता है और ईवी मॉन्स्टर पर एक पावरफुल अटैक करते हैं। उसे एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर का कटा हुआ सर भी फाइट करता रहता है। तब सिलिका उन दोनों को कवर लेने के लिए बोलते हैं और एक फायरबॉल शूट करके उस मॉन्स्टर को उड़ा देते हैं। वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि आमतौर पर उसमें इतनी पावर नहीं होती, लेकिन उसे याद नहीं आता कि लॉयड ने उसे बफ दिया था। इसी बीच ईवी लॉयड का शुक्रिया करते हैं उसकी जान बचाने के लिए और बोलते हैं कि उसकी तलवार वापस स्टोरेज में डाल दे। तभी अचानक उसका टॉवेल गिर जाता है और लॉयड गलती से वो देख लेता है जो ईवी छुपा रही थी। दोनों एम्बेरस हो जाते हैं और लॉयड को थप्पड़ पड़ता है, जबकि उसकी कोई गलती थी ही नहीं। बाद में जब सब वापस कैंप में पहुँचते हैं तो लॉयड डिसाइड करता है सबको स्टोरेज मैजिक सिखाने का। वो कहता है कि हाथ की मदद से एक जगह ओपन करो जहाँ मैजिक स्पेस बन सके, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। सिलिका के कहने पर सब लोग ट्राई करते हैं, लेकिन सब ऐसे लगता है जैसे हवा में कोई बलून दबा रहे हो। लॉयड को लगता है कि वो अच्छा टीचर नहीं है। तभी सिलिका स्टोरेज बोल के ट्राई करते हैं और उसके हाथ में एक मैजिक स्पेस खुल जाता है। सबको समझ आता है कि लॉयड बिना मंत्र बोले स्पेल कास्ट कर लेता है, लेकिन अगर वो स्पेल को पढ़कर यूज करे तो वो भी सीख सकता है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद सिलिका अपने स्टाफ उस स्पेस में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन बाकी सब स्ट्रगल करते हैं। रात को जब सब सो रहे होते हैं, लॉयड और ईवी पहरा दे रहे होते हैं। ईवी उसके सामने बैठ जाते हैं और उसका शुक्रिया करते हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए। लॉयड कहता है कि वो भी बेकार ही बैठा था, इसीलिए उसे थैंक यू कहना चाहिए। उसे याद आता है कि ईवी कितनी खुश थी ये क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उनके क्लाइंट्स को मदद चाहिए थी। वो उससे पूछता है कि क्या कोई स्पेशल वजह है इस क्वेस्ट के लिए इतनी डेडिकेटेड होने का। ईवी बताती है कि जब वो छोटी थी उसके गांव पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था और वो अकेली सर्वाइवर थी, इसीलिए जब उसने क्वेस्ट सुना तो वो रुक नहीं पाई क्योंकि उसे लगता था कि वो किसी और को उस सिचुएशन से बचा सकते हैं जिसमें वो थी। अचानक लॉयड उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि मॉन्स्टर्स आसपास है। ईवी अलर्ट हो जाते हैं और अपनी तलवार समन करते हैं। लॉयड उससे कहता है कि जाके सबको उठा दो। जल्दी ही पूरी पार्टी तैयार हो जाते हैं स्पाइडर मॉन्स्टर का सामना करने के लिए, लेकिन उन्हें लगता है कि मॉन्स्टर की संख्या ज्यादा है तो भी पीछे हटना ही बेहतर होगा। वो धीरे धीरे वापस जाने लगता है, लेकिन तभी ईवी एक सूखी डाली पर पैर रख देते हैं जो आवाज करते हैं और मॉन्स्टर को उनकी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। सब लोग जितनी तेज भाग सकते हैं भागते हैं, लेकिन स्पाइडर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लोग जाल फेंकना शुरू कर देते हैं और एडवेंचरर्स पहला अटैक ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन एक स्पाइडर सिलिका के स्टाफ को जाल में लपेट कर ले जाता है। स्पाइडर्स उन्हें एक सील केज में बंद कर देते हैं और सब पैनिक कर जाते हैं। लॉयड कहता है कि उन्हें स्पाइडर्स को वही रोकना होगा जहाँ वो है। वो तुरंत अपने टीम मेंबर्स को एंशन करता है और ईवी को कहता है कि पहला अटैक वो करे। ईवी ऊपर उछलते हैं और सिल्क वेब को काट देते हैं। क्रॉस सिलिका का स्टाफ उसे वापस दे देता है। इसी बीच ईवी एक स्पाइडर की तरफ दौड़ते हैं, उसके वेब स्प्रे को ब्लॉक करते हैं और उसके पैर काट देते हैं। फिर वो उसके सिल स्प्रे पर सर्फ करके दूसरे मकड़ियों तक पहुंच जाते हैं और उनके भी पैर काट देते हैं। इसके बाद लॉयड सिलिका और क्रॉस को अटैक करने को कहता है। सिलिका फायरबॉल्स बनाते हैं और क्रॉस उनके बीच से एरो शूट करता है जो जलते हुए स्पाइडर्स को मार देते हैं। फाइट खत्म हो जाते हैं और लॉयड को एहसास होता है कि उसने दोबारा अपनी टीम को चिल्लाते हुए ऑर्डर्स दिए, जबकि वो पार्टी का एकदम नया मेंबर है। वो माफी मांगता है, लेकिन दागास कहता है कि ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें लीडर बनने की क्वालिटी है। सब लोग उससे एग्री करते हैं और कहते हैं कि लॉयड को आगे भी बैटल में लीड करते रहना चाहिए। अगली सुबह सब लोग मैजिक स्टोरेज स्पेल इतना सीख जाते हैं कि अब सब अपना सामान खुद कैरी कर सकते हैं। जैसे ही वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, लॉयड सोचता रहता है कि ये स्पाइडर मॉन्स्टर्स यहाँ पर क्यों आए थे। कुछ दिन बाद जब लॉयड रात को अकेले पहरा दे रहा होता है तो उसके दिमाग में फिर से स्पाइडर मॉन्स्टर की बात आती है। उसे लगता है कि उन्हें उन स्पाइडर मॉन्स्टर्स के बारे में थोड़ा और अच्छे से जांच करना
चाहिए था। तभी अचानक ईवी और सिलिका उसका नाम लेकर बुलाती है और पूछती है कि क्या वो आज रात में अकेले ही पहरा देने वाला है। लॉयड हाँ में जवाब देता है, लेकिन दोनों लड़कियां इस बात से परेशान हो जाते हैं क्योंकि लॉयड काफी दिनों से बिना सोए ही रात भर जाग रहा है। वो दोनों उससे कहते हैं कि उसे नाइट शिफ्ट सबके बीच में रोटेट करनी चाहिए, लेकिन लॉयड कहता है कि वो ठीक है और चाहता है कि बाकी सब अपनी एनर्जी बचाए अगर कभी लड़ाई की जरूरत पड़ जाए। ईवी उसे थोड़ा समझाना चाहते हैं, लेकिन सिलिका उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमें लॉयड के फैसले का सम्मान करना चाहिए। साथ ही वो लॉयड से ये भी कहते हैं कि अगर कभी कुछ ज्यादा मुश्किल लगे तो हमें जरूर बताएं। तभी टेंट के अंदर क्रॉस और दागास भी इस पूरे सीन को देख रहे होते हैं और वो भी लॉयड की जिद को लेकर परेशान होते हैं। अगले दिन वो अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं और ब्रेक के दौरान लॉयड आसपास मॉन्स्टर्स डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब उसे कोई भी मॉन्स्टर का एहसास नहीं होता तो वो चैन की सांस लेता है। तभी ईवी दौड़ती हुई उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। लॉयड उसे बताता है सर्च मैजिक के बारे में, जो आसपास के मॉन्स्टर्स और खतरों का पता लगा सकता है। ईवी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने पहली बार इस जादू के बारे में सुना था। लॉयड कहता है कि इस स्पेल की रेंज ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से तो ये बेहतर ही है। ईवी को चिंता होती है कि लॉयड सब कुछ अकेले ही संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लॉयड उसे कहता है कि वो ठीक है और उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है। उसी रात जब लॉयड फिर से अकेला पहरा दे रहा होता है, ईवी कहती है कि ऐसा लगता है जैसे वो उन पर विश्वास नहीं करता, जबकि अब तो वो सब दोस्त बन चुके हैं। सिलिका कहते हैं कि हर किसी का अपना पेस होता है दूसरों के साथ कंफर्टेबल होने का, और शायद लॉयड के पास में कोई ऐसा घटना हुआ हो जिसकी वजह से वो लोगों से दूरी बना रहा है। वो ये भी कहता है कि शायद लॉयड को खुद की वैल्यू का पता नहीं है, इसीलिए वो हर वक्त ज्यादा मेहनत करता है। ईवी को लॉयड के पास्ट के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन सिलिका उससे कहते हैं कि लॉयड खुद सब कुछ बताएगा जब वो उनके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाएगा। दूसरी तरफ दागास लॉयड के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसके हेल्प चाहता है। साथ ही क्रॉस ऑफर करता है कि जब तक वो जाए वो पहरा दे देगा। लॉयड दागास के साथ चला जाता है, जो एक अलार्म सिस्टम तैयार करता है जिससे अगर कोई मॉन्स्टर कैंप के पास आए तो तुरंत सिग्नल दे। लॉयड इसे देखकर काफी इम्प्रेस होता है। दागास कहता है कि अब अलार्म सब कुछ बता देगा, इसीलिए लॉयड थोड़ा आराम कर सकता है। लॉयड कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, वो अलार्म से बेहतर काम कर सकता है। तभी दागास उसे सीधा सवाल करता है, देखो लॉयड, क्या तुम अपने पार्टी पर भरोसा नहीं करते? लॉयड जवाब देता है कि वो विश्वास करता है, लेकिन दागास कहता है कि उसके बिहेवियर कुछ और ही दिखाते हैं। लॉयड को मर्लिन और अपने पुराने टीम लीडर की बातें याद आती है। दोनों ने उसे कभी काबिल नहीं समझा था और हर वक्त उसकी कमियां निकाली थी। लॉयड कहता है कि अगर वो मेहनत ना करे तो वो बाकी सब के लिए मुसीबत बन सकता है। दागास उसे अच्छे से कहता है, तो फिर बन जाओ मुसीबत, क्या ही दिक्कत है, हम संभाल लेंगे। लॉयड इस बात का मतलब नहीं समझ पाता। तब दागास समझाता है कि उन्होंने पार्टी इसलिए बनाई थी ताकि वो सब मिलकर वो काम कर सके जो अकेला कोई नहीं कर सकता, और ये भी ऑब्वियस है कि कभी न कभी हर किसी से कोई न कोई गलती होती ही है। वो लॉयड से कहता है कि उसे अपनी टीम पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, और ये पहली बार था जब किसी ने लॉयड से ऐसी बात की थी। दागास उसे काफी आसानी से मना लेता है कि वो थोड़ा आराम करे। टेंट के अंदर लॉयड अपने आप मुस्कुराता है, सोचता है कि अब उसके पास ऐसे लोग हैं जिन पर वो भरोसा कर सकता है। अगली सुबह लॉयड इस नए कॉन्सेप्ट को अपने काम में भी लाता है। वो थोड़ा घबरा कर ईवी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ थोड़ा पानी लाने में मदद करेगी। ईवी खुशी से हाँ बोल देते हैं। दूसरी तरफ एक नॉवेल जिसका नाम मिशेल है, एक अजीब ब्लैक मेज से एक रिपोर्ट पाते हैं। वो मेज उसे बताता है कि उसने हर उस जगह पे मैजिक सॉस लगा दिया है जैसा कि मिशेल ने कहा था। मिशेल ये सुनकर खुश होता है क्योंकि अब उनका प्लान बिना किसी बड़ी मुश्किल के काम कर जाएगा। वो मेज ये भी बताता है कि उनके पहले के अटैक्स ने उन हाइडिंग एडवेंचरर पार्टीज को अलग अलग जगह फैला दिया है, इसीलिए अब वो लोग इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी भी हीरो की पार्टी मौजूद है और वो लोग उनके प्लान के लिए रुकावट बन सकते हैं। मिशेल कहता है कि इस बात का कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि हीरो की पार्टी तभी काम करती है जब उन्हें किंग से डायरेक्ट ऑर्डर मिलता है। लेकिन वो ये भी मानता है कि सिर्फ हीरो इस आने वाले हादसे को नहीं रोक पाएगा। जंगल में वापस लॉयड और उसकी पार्टी को ये अजीब लगता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है। लॉयड डिसाइड करता है कि वो अपने सर्च स्पेल का रेंज बढ़ाएगा और उसे एक मॉन्स्टर ग्रुप का पता चलता है जो 10 किलोमीटर दूर है। क्रॉस कहता है कि वो जगह तो उनके डेस्टिनेशन के काफी पास होगी जिनकी तरफ वो जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि लॉयड कुछ और बता पाता ईवी उनके बीच में टपक पड़ते हैं। वो पूछते हैं कि क्या लॉयड सच में 10 किलोमीटर के रेडियस में सर्च कर सकता है। लॉयड हाँ में जवाब देता है और ईवी गुस्से में आ जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने कहा था कि उसकी रेंज इतनी बड़ी नहीं है। लॉयड कहता है कि 10 किलोमीटर कुछ खास बड़ा भी तो नहीं होता, जिसे सुनकर ईवी चिल्लाने लगते हैं। लेकिन बाकी पार्टी मेंबर्स उसे कहते हैं कि वो अभी के लिए इस बड़े प्रॉब्लम पर ध्यान दे। वो सब मॉन्स्टर की लोकेशन की तरफ भागते हैं और पता चलता है कि मॉन्स्टर्स पहले उन खेतों तक पहुंच चुके हैं जिनकी रक्षा उन्हें करनी थी। वो सब इतने बड़े वुल्फ मॉन्स्टर्स के ग्रुप को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन लॉयड और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे सिर्फ यही मॉन्स्टर्स
सीखता है। वो सोचता है कि बाकी मॉन्स्टर्स आखिर गए तो गए कहाँ। बाकी पार्टी मेंबर्स भी हैरान होते हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स आमतौर पर अपने घोंसले नहीं छोड़ते। जब सब लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं तभी क्रॉस कुछ अजीब देख लेता है उन भेड़ियों के बीच में। बाकी सब उसे नहीं देख पाते क्योंकि उनकी आंखों की नजर क्रॉस जितनी तेज नहीं होती। तो लॉयड एक स्पेल का यूज करता है जिससे उसे टेलीस्कोपिक विजन मिल जाते हैं। उस स्पेल के जरिए वो भेड़ियों के झुंड के बीच में एक काला पत्थर देख पाता है। फिर वो वही स्पेल बाकी पार्टी मेंबर्स पर भी कास्ट करता है और अब सब उस पत्थर को देख पाते हैं। डागस कहता है कि वो पत्थर किसी मैजिक स्टोन जैसा लगता है। सिलिका भी कहते हैं कि इसके चारों तरफ का डार्क ऑरा काफी अजीब है। तब लॉयड कहता है कि शायद वो माना है जो उसे रिलीज हो रहा है और तभी उसे याद आता है कि ये माना बिल्कुल उस जैसा महसूस हो रहा है जैसे किसी बीस्ट ह्यूमन का होता है। उसे याद आता है कि मर्लिन ने कभी बताया था कि बीस्ट ह्यूमन के पास एक खास स्पेल होता है जिससे वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ये मैजिक स्टोन भी वैसे ही काम करता लग रहा है। लॉयड तुरंत अपना सर्च स्पेल फिर से कास्ट करता है और ये जान पाता है कि एक और बड़ा मॉन्स्टर का ग्रुप उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब उसे समझ आ जाता है कि वो मैजिक स्टोन ही उनके सब प्रॉब्लम्स का कारण है, लेकिन अभी तक वो इसका असली वजह नहीं समझ पाता। बाकी लोग कहते हैं कि उन्हें अभी के लिए यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन इवी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो लोग भागे तो मॉन्स्टर्स इस पूरे इलाके को तबाह कर देंगे। डागास भी मानता है कि इस सिचुएशन से निकल पाना आसान नहीं होगा, लेकिन सिलिका नहीं मानती कि वो लोग ये फाइट जीत सकते हैं। तभी अचानक लॉयड बताता है कि उन्हें लड़ना चाहिए और वो काफी कॉन्फिडेंट है कि अगर सब उसके प्लान को फॉलो करे तो वो जीत सकते हैं। वो कहता है कि सबसे पहले मैजिक स्टोन को हटाना होगा और पूछता है कि क्या क्रॉस उसे शूट कर सकता है। क्रॉस थोड़ा नर्वस होता है, कहता है कि वो इतने दूर से उसे तोड़ नहीं सकता। लॉयड कहता है कि कोई बात नहीं, बस इतना काफी है कि वो उसे हिट कर दे। क्रॉस एम करता है और लॉयड उस पर 3 एन्चेंटमेंट स्पेल्स डाल देता है। उन स्पेल्स के कारण उसका एरो इतना पावरफुल बन जाता है कि मैजिक स्टोन टूट जाता है। क्रॉस उससे पूछता है कि उसने कैसे किया और लॉयड जवाब देता है कि उसने क्रॉस, उसके बोस और एरोस तीनों को एन्चेंट किया था, जो उसके जैसे किसी के लिए एक नॉर्मल बात है। लेकिन बाकी सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि नॉर्मल व्हाइट मेजेस एक साथ आदमी और वेपन्स को एन्चेंट नहीं कर सकते। तभी वो लोग देखते हैं कि सब भेड़िए आपस में लड़ने लगे हैं क्योंकि जैसे मैजिक स्टोन टूटा वो पागल से हो गए। लॉयड ऐसा ही चाह रहा था और कहता है कि उसका प्लान का पहला पार्ट कामयाब हो गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मॉन्स्टर का झुंड उनकी तरफ आ रहा था वो अभी भी नहीं रुका। थोड़ी ही देर बाद वो मॉन्स्टर का झुंड जंगल से बाहर आ जाता है और सिलिका अकेले ही अपने टीम के सामने जाकर उन पर अटैक करने के लिए खड़ी हो जाते हैं। मॉन्स्टर्स उसके काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन लॉयड लास्ट मोमेंट तक रुकता है उसे अटैक करने का ऑर्डर देने के लिए। जब वो कमांड देता है तो सिलिका तुरंत एक फायर टॉर्नेडो क्रिएट करती है जो उसकी तरफ आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को उड़ा देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इतनी पावरफुल फायर मैजिक देखी नहीं थी। लॉयड सिलिका से कहता है कि वो मॉन्स्टर्स को विंड और फायर मैजिक से ब्लास्ट करते रहे और फिर वो क्रॉस के पास जाता है। सिलिका के अटैक से जो आग लगी थी उससे काफी धुआं बन जाता है, जिस वजह से उड़ने वाले मॉन्स्टर्स अंधे हो जाते हैं, लेकिन वो लोग भी उन मॉन्स्टर्स को देख नहीं पा रहे। लॉयड पहले अपने सेंसर्स क्रॉस से टेलीपैथी के जरिए कनेक्ट करता है और फिर अपने सर्च स्किल के जरिए फ्लाइंग मॉन्स्टर्स का लोकेशन उस तक पहुंचाता है। जैसे ही क्रॉस उन मॉन्स्टर्स का लोकेशन देख पाता है वो बिना एक भी शॉट मिस किए उन सबको गिरा देता है। लॉयड फिर सिलिका के पास वापस जाता है उनके प्लान के फाइनल पार्ट के लिए, लेकिन सिलिका बताती है कि उसका सारा माना खत्म हो गया है। लेकिन लॉयड के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो एक चलता फिरता पावर बैंक बन जाता है और अपना माना उसे शेयर करता है। वो थक जाता है क्योंकि उसने एकदम से बहुत ज्यादा माना दे दिया, लेकिन वो सिलिका से कहता है कि उसकी चिंता ना करे और एक स्पेल कास्ट करे जिससे बारिश हो। सिलिका उसकी बात मानते हैं और जैसे ही वो स्पेल कास्ट करते हैं बारिश शुरू हो जाते हैं जो जंगल के आग को बुझा देते हैं और आग उस पूरे जगह में फैलने से रुक जाते हैं। लेकिन इस स्पेल के बाद सिलिका जमीन पर गिर जाते हैं क्योंकि उसका भी सारा माना खत्म हो जाता है, लेकिन दागास उसे पकड़ लेता है। ईवी उससे कहते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया और अब वो और दागास वहाँ बचे मॉन्स्टर से निपट लेंगे। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं बचे हुए मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, तब सिलिका और लॉयड थोड़ा आराम करते हैं। लॉयड अचानक जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि उसे और मेहनत करनी होगी क्योंकि सिर्फ इतना सा काम करके थक जाना ठीक नहीं है। उसके बाद ईवी और बाकी सब बचे हुए मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब वो लोग लॉयड का हाल चेक करने वापस आते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उन्हें पास के शहर की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि उसका इंस्टिंक्ट कह रहा है कि ये जगह सिर्फ एक धोखा था और असली टारगेट है ईस्टर्न नाम का वो शहर। सब लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं और लॉयड अपने स्टोरेज डिमेंशन से काफी सारे माना पोशंस निकालता है
वो एक पोशन पी जाता है और समझाता है कि पूरा मिशन एक ट्रैप था जिसे हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स को स्टार से बाहर भेजा जा सके ताकि उनकी डिफेंसेस कमजोर हो जाए। क्रॉस भी बताता है कि स्टार के पास हीरोज की पार्टी और नाइट ऑर्डर्स दोनों हैं, इसीलिए उनकी डिफेंसेस तोड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन दागास मानता है कि लॉयड का थ्योरी सही लगता है। यूवी डिसाइड करती है कि वो ईस्टर लॉज जाएंगे तसल्ली के लिए। तब लॉयड पूरी पार्टी पर बफ मैजिक यूज करता है और जैसे वो अपना माना पोशन खत्म करता है वो यूवी को कहता है कि उन्हें तुरंत निकलना चाहिए। फिर वो शहर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं उसकी स्पीड देखकर। यूवी जब उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं तो उसे भी लगता है कि अब वो पहले से ज्यादा तेज भाग सकते हैं। बाकी ग्रुप भी उनके पीछे आता है और उन्हें इतना शौक नहीं होता जब लॉयड बताता है कि उसने उनकी स्पीड बूस्ट की है ताकि वो शहर तक जल्दी पहुंच सके। इसी दौरान मिशेल अपने घर में अपना काम कर रहा होता है जब अचानक डीमन जनरल ग्रिस्ट वहाँ आता है और बताता है कि उसकी आर्मी एक्शन के लिए रेडी है। मिशेल ये सुनकर खुश होता है और दोनों डिस्कस करते हैं कि कैसे उनके लिए एक आर्मी को ईस्टर भेजना बहुत आसान रहा बिना किसी के नोटिस के, एक 20 लड़के की पावर्स की वजह से जिसे उन्होंने बंदी बनाया था। मिशेल कहता है कि वो उसकी पावर्स को फ्यूचर में अपने फायदे के लिए यूज करते रहेंगे और ग्रिस्ट ये जिम्मेदारी उस पर छोड़ देता है। दूसरी तरफ लॉयड और बाकी सब लोग ईस्टर की तरफ दौड़ रहे होते हैं और रास्ते में ब्रेक लेकर सांस लेते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि वो इस स्पीड से जल्दी ईस्टर पहुंच जाएंगे। लेकिन सिलिका को टेंशन होती है कि लॉयड शायद थक रहा होगा क्योंकि एन्चेंटमेंट मैजिक मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। लॉयड कहता है कि ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनको इसकी आदत नहीं है, लेकिन उसके टीचर ने उससे जबरदस्ती बहुत बार ये करवाया था और इस वजह से उसकी हैबिट बन गई है कि वो एन्चेंटमेंट स्पेल्स लंबे समय तक कास्ट कर सकता है। वो सिलिका को बताता है एक मोमेंट के बारे में जब मर्लिन ने उसे जंगल में छोड़ दिया था और क्योंकि वो मॉन्स्टर्स को हरा नहीं पाया वो सिर्फ भागता रहा। उसने मजबूरन नए और ज्यादा बेहतरीन स्पेल्स डेवलप किए ताकि तेज भागता रह सके। लॉयड कहता है कि वो ट्रेनिंग एक तरह से नरक जैसे थे, लेकिन क्योंकि मर्लिन उसे इस बात पर डांटता था तो उसे लगता था कि शायद वो खुद ही कमजोर था। लॉयड मानता है कि एक नॉर्मल ट्रेनिंग मेथड है, लेकिन सिलिका और यूवी उसे बताती है कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन लॉयड अपने पागल सोच की वजह से कहता है कि शायद उसकी ट्रेनिंग तो बाकियों से भी कमजोर थी और फैसला करता है कि वो और भी ज्यादा मेहनत करेगा। लड़कियां उसे ये भी नहीं समझा पाती कि वो कितना गलत है। फिर दागास और दूसरे ग्रुप मेंबर्स रिफ्रेश हो जाते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। लॉयड उन पर दोबारा बफ मैजिक यूज करता है और अपना सर्च मैजिक भी इस्तेमाल करता है ताकि श्योर हो सके कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है। वो फिर से सफर शुरू करता है, लेकिन अचानक लॉयड रुक जाता है जिससे सब लोग उस पर टकरा जाता है। वो उससे पूछते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम है और लॉयड जवाब देता है कि उसकी सर्च स्किल ने कुछ डिटेक्ट किया है, लेकिन वो ना तो इंसान है और ना ही मॉन्स्टर। उसे इस बारे में बुरा सा एहसास हो रहा है, इसीलिए वो सबको कहता है कि वो लोग आगे बढ़ जाए और वो खुद उस चीज को चेक करेगा। लेकिन यूवी उससे कहते हैं कि अगर वो चीज इतनी खतरनाक हुई जिसे वो अकेला हैंडल नहीं कर पाया तो उसे उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इस बात पर लॉयड भी मान जाता है। जल्दी ही वो लोग एक झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं और अब लॉयड श्योर होता है कि उसे अंदर डीमंस की प्रेजेंस महसूस हो रही है। पार्टी ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि डीमंस पहाड़ों के दूसरे साइड होता है, यहाँ नहीं। लॉयड कहता है कि डीमंस को ह्यूमन टेरिटोरी पर आना मना है, इसीलिए उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी सब उसे याद दिलाते हैं कि डीमंस पिछले कुछ सालों से उस नियम को इग्नोर करके ह्यूमंस पर अटैक कर रहे हैं। वो लॉयड से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है जैसे उसे ये सब पता ही ना हो। तब लॉयड बताता है कि उसे अपने बचपन की कोई यादें नहीं है क्योंकि उसे वार खत्म होते ही अडॉप्ट कर लिया गया था। ये सुनकर सबको टेंशन होती है कि शायद उन्होंने उसकी बुरी यादें ट्रिगर कर दी, लेकिन लॉयड उन्हें तसल्ली देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। क्रॉस कहता है कि उन्हें शहर लौटकर तुरंत नाइट्स को ये बात रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन लॉयड कहता है कि पहले उन्हें और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी चाहिए। उसे डीमन से वही एनर्जी महसूस होती है जो उन्हें पहले ब्लैक मैजिक स्टोन से महसूस हुई थी और ये सुनकर सब अलर्ट हो जाता है। लॉयड कहता है कि अगर ये डीमंस सच में स्टार पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यूवी इस बात पर एग्री करते हैं क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो स्टार खतरे में पड़ सकता है और सब उसकी बात से सहमत होते हैं। वो घर के पास पहुंच जाता है लेकिन अंदर कोई नहीं होता, तो लॉयड दोबारा अपने सर्च स्किल यूज करता है और पता लगाता है कि डीमंस घर के नीचे जमीन के अंदर है। दागास कहता है कि उन्हें एंट्रेंस ढूंढना चाहिए, लेकिन लॉयड फैसला करता है कि वो कुछ अलग करेंगे। वो सिलिका को अर्थ मैजिक यूज करने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले वो सबको बफ करता है। फिर सिलिका जमीन में एक सैंड पिट बनाते हैं जिसे अंडरग्राउंड टनल के छत गिर जाते हैं और अंदर रिचुअल कर रहे डीमंस नीचे दब जाते हैं। डीमंस खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और तभी ईवी तुरंत जंप करके एक डीमन को गले से पकड़ लेते हैं। वो पूछते हैं कि डीमंस राज्य के इस साइड क्या कर रहे हैं। तभी एक और डीमन अपना मैजिक यूज करके वो टुकड़े उन पर फेंक देता है। ईवी आसानी से उन सबको रोक देते हैं और उसके बाद क्रॉस एक डीमन को शूट कर देता है, जबकि एक डीमन वहाँ से निकल भागता है। डीमन उन पत्थरों के पीछे छुप जाता है, लेकिन सिलिका फिर अपने स्किल यूज करते हैं और पत्थरों को धूल में बदल देते हैं जिससे वो वापस दिखाई देता है। वो
वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन दागास उनका अटैक ब्लॉक कर देता है और मजबूरन वो भाग जाता है। एक डीमन कमरे से भाग जाता है और जब यूई उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं तब वो दरवाजे खोल नहीं पाते। दो और डीमंस उस पर अचानक हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉस उनके कपड़ों को जमीन में पिन कर देता है, जिससे यूई के लिए उन्हें गिराना आसान हो जाता है। इस तरह वो 3 डीमंस को हरा देता है और फिर दौड़कर आखिरी डीमन को पकड़ने की कोशिश करता है, जो एक 20 लड़की को ककोन में बंद कर लेता है और उसे साथ ले जाता है। तभी लॉयड और बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो उस डीमन का पीछा करेंगे। यूई और क्रॉस सबसे पहले उस तक पहुँचते हैं और वो तय करते हैं कि उसे दोनों तरफ से घेर लेंगे, जबकि लॉयड और बाकी लोग थोड़ी देर से सरफेस पर आते हैं। लॉयड ककोन से एक बहुत तेज मैजिक सिग्नल महसूस करता है और अपने दोस्तों से कहता है कि इसे किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा। जल्दी ही यूई डीमन का रास्ता काट देते हैं और डीमन समझ जाता है कि वो चारों तरफ से घेरा गया है। लॉयड उससे कहता है कि सरेंडर कर लो, क्योंकि उन्हें उससे कुछ सवाल पूछना है, लेकिन डीमन लड़ने का फैसला करता है। वो एक मैजिक सर्कल बनाता है अटैक करने के लिए, लेकिन लॉयड तुरंत रिएक्ट करता है और अपने दोस्तों के सामने शील्ड्स बना देता है, जिससे मैजिक अटैक वापस पलट कर डीमन पर लग जाता है। डीमन उस अटैक से गिर जाता है और लॉयड तुरंत ककून को नीचे लाकर 20 लड़की को आजाद कर देता है। वो उसे वापस झोपड़े में ले जाता है और लॉयड फैसला करता है कि उसे हील करेगा, क्योंकि अब वही एक है जो उन्हें कुछ बता सकते हैं, क्योंकि अब सारे डीमंस मर चुके हैं। ईवी और सिलिका उसके हीलिंग मैजिक देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी असर करने लगते हैं। लॉयड उन्हें बताता है कि उसने स्पेल में कुछ एडजस्टमेंट किया है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्पेल्स को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन लॉयड उन्हें बताता है कि उसकी टीचर अक्सर उसे फोर्स करती थी नए स्पेल्स बनाने में हेल्प करने के लिए, इसीलिए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लड़कियां फिर से उसके मास्टर के बारे में क्यूरियस हो जाते हैं, लेकिन लॉयड कहता है कि वो बस एक अजीब सी इंसान है। तभी 20 लड़के होश में आते हैं और ईवी तुरंत उसके ऊपर बैठकर उससे सवालों की बारिश करने लगते हैं। लड़की घबराहट में बताती है कि उसका नाम क्लेयर है, लेकिन ईवी गलत सुन लेते हैं और जो भी सुनाई देता है वो उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ईवी फिर उससे पूछते हैं कि उसे डीमस ने क्यों पकड़ लिया था, और क्लेयर जवाब देने में हिचकिचाते हैं। तब लॉयड उसे बताता है कि वो एडवेंचरर्स है जिन्होंने उसे बचाया है। फिर वो कहता है कि उसने सुना है कुछ 20 लोग मैजिक का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, और पूछता है कि क्या ये उसी की एबिलिटी थी जिसने खेतों में मॉन्स्टर को कंट्रोल किया था। क्लेयर ये बात मान जाते हैं और लॉयड को बताते हैं कि डीमस ने उसे करने पर मजबूर किया था। अब जब सारे सबूत उनके सामने होते हैं तो लॉयड और बाकी लोग श्योर हो जाते हैं कि डीमंस मॉन्स्टर्स को इस स्टार पर अटैक करने भेजना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरे किंगडम का गेटवे है। वो तुरंत वापस जाने का फैसला करते हैं ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके, और क्लेयर को भी साथ ले जाते हैं। जब वो रास्ते में ब्रेक लेते हैं, लॉयड एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर की सेना को शहर की तरफ आता महसूस करता है और उनके पीछे एक और भी बड़ी आर्मी होती है। उसे डर लगता है कि वो सबको अकेले नहीं हरा पाएंगे, इसीलिए वो एक मुश्किल फैसला लेता है। वो यूई और बाकी सबसे कहता है कि तुरंत शहर में जाकर नाइट्स को वार्न करे, जबकि वो क्लेयर के साथ रुकेगा उसकी पावर का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए। दूसरी तरफ शहर में लॉयड का पहला पार्टी लीडर हीरो एलन एक और प्रॉब्लम में परेशान था। उसे अब तक एक भी व्हाइट मेज नहीं मिला जो लॉयड की जगह ले सके, क्योंकि वो हर कैंडिडेट को सिर्फ उनके रेज्यूमे देखकर रिजेक्ट कर देता था। पार्टी के लड़कियां घबरा कर कहते हैं कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट भी एक टाइम पे सिर्फ 2 एन्चेंटमेंट स्पेल कास्ट कर पाता है। रीना कहते हैं कि शायद लॉयड स्पेशल था, लेकिन एलन उसकी बात पे उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उस बेवकूफ के बारे में सोचना ही गलत है। तभी एक नाइट कमरे में आता है और एलन को बताता है कि उसके पास एक अर्जेंट मैसेज है। वो रिपोर्ट देता है कि फॉरेस्ट पेट्रोल यूनिट ने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आर्मी स्पॉट किया है जो उनकी तरफ आ रही है, और उन्हें तुरंत हीरो की मदद चाहिए। एलन और उसकी पार्टी ये सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन एलन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। नाइट खुश हो जाता है और तुरंत चला जाता है ताकि एक गुड न्यूज बाकी नाइट्स तक पहुंचा सके। उसके जाने के बाद लड़कियां एलन से पूछते हैं कि क्या वो बिना एक व्हाइट मैच के इतनी बड़ी मॉन्स्टर आर्मी से लड़ सकते हैं। एलन जवाब देता है कि ये किंगडम की डायरेक्ट रिक्वेस्ट है और उन्हें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि उनके नाम पर अच्छे पॉइंट्स बने, और इन सब से भी ज्यादा उसे दुनिया को दिखाना है कि वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, चाहे उसके टीम में एक बेकार सपोर्ट मैच ना हो। दूसरी तरफ लॉयड और क्लेयर एक पहाड़ तक पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें एक और मॉन्स्टर का झुंड दिखाई देता है जो स्तर की तरफ जा रहे मॉन्स्टर से भी ज्यादा बड़ा होता है। लॉयड पैनिक हो जाता है और रियलाइज करता है कि अगर दोनों मॉन्स्टर ग्रुप्स मिल गए तो शहर का काम खत्म है। वो कहता है कि इन सबको यहीं पर ही रोकना होगा। क्लेयर उससे पूछते है कि क्या इन मॉन्स्टर्स को बिना मारे रोका जा सकता है। लॉयड हैरान हो जाता है उसकी रिक्वेस्ट सुनकर, लेकिन क्लेयर कहते हैं कि ये मॉन्स्टर्स असल में मासूम क्रिएचर्स हैं जिन्हें डीमंस ने उसकी पावर चुराकर ब्रेन वॉश किया है, इसीलिए वो अपने आप को भी कुछ हद तक जिम्मेदार समझते हैं और इसी वजह से वो नहीं चाहते कि मॉन्स्टर्स को चोट लगे। लॉयड महसूस करता है कि क्लेयर एक असली एनिमल लवर है जो मॉन्स्टर्स के लिए भी चिंता रखते हैं। वो उसे वादा करता है कि वो ऐसा तरीका ढूंढेगा जिसमें मॉन्स्टर को सबसे कम नुकसान हो। क्लेयर खुश हो जाते हैं और लॉयड मॉन्स्टर के झुंड को देखकर उससे पूछता है कि क्या
अब वो अपने पावर से उन्हें उनके घर भेज सकती है। क्लेयर कॉन्फिडेंट नहीं होती कि वो इतने सारे मॉन्स्टर को कमांड कर पाएगी। लॉयड उससे कहता है कि वो उसके माना कैपेसिटी और स्पेल एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। क्लेयर फैसला करती है ट्राई करने का और आगे बढ़ती है। लॉयड उसे बफ करने की तैयारी करता है, लेकिन क्लेयर अपना स्पेल कास्ट नहीं कर पाती क्योंकि जंगल में एक डार्क डिवाइस उसकी मैजिक में इंटरफेयर कर रहा होता है। शहर में वापस एलन एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचता है और वहाँ मौजूद एडवेंचरर्स का मजाक उड़ाता है। बोलता है कि ये लोग इस मिशन के लिए काफी कमजोर हैं। एडवेंचरर्स ऑफेंड हो जाता है। एलन के पार्टी के लड़के उसे बताते हैं कि सभी ए रैंक और उससे ऊपर की पार्टीज टाउन के बाहर है। एलन उनका और भी मजाक उड़ाता है और एक एडवेंचरर गुस्से में लड़ने उठता है। उसका दोस्त उसे रोकता है क्योंकि उन्हें हीरो से लड़ना नहीं चाहिए। खुशकिस्मती से गिल्ड मास्टर टाइम पे आ जाता है और सिचुएशन को खराब होने से पहले रोक देता है। वो कहता है कि ये लोग यहाँ मॉन्स्टर से लड़ने आए हैं, एक दूसरे से नहीं। और एलन हंस पड़ता है अपना प्लान अनाउंस करने के लिए। वो कहता है कि उनके मेजेस फाइट की शुरुआत करेंगे अपने सबसे पावरफुल स्पेल छोड़कर, ताकि ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर को एक ही बार में मार सके। उसके बाद वो खुद नाइस और दूसरे फाइटर्स को लीड करेगा ताकि मॉन्स्टर को पीछे रोके रखे जब तक मेजेस अपना माना रिचार्ज करते हैं। एलन को लगता है कि मॉन्स्टर का झुंड उसके इस कमाल के स्ट्रेटेजी के सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरे एडवेंचरर सोचते हैं कि शायद उसका दिमाग बचपन में ही गिर गया था। एलन उनके चेहरों पर निराशा देख लेता है और पूछता है कि क्या उन्हें कुछ कहना है। एक मेज घबरा कर कहता है कि उनके पास इतने पावर ही नहीं है कि एक ही बारी में इतने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर सके। और बाकी लोग भी एग्री करते हैं, कहते हैं कि एक मॉन्स्टर को मारना भी बहुत बड़ी बात होती है। एलन उन पर चिल्लाता है, कहता है कि इतना तो भाई एक छोटे बच्चे को भी आना चाहिए। तब उसकी अपनी पार्टी की मेज बोलती है कि उसे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कहते हैं कि उसके स्पेल की पावर कुछ दिनों से लगातार कम हो रही है और अब वो पहले जैसे पावरफुल अटैक्स नहीं कर सकते। एलन उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि उसने ये बात अब तक उसे छुपाई क्यों। लड़के धीरे से कहते हैं कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि पार्टी के सभी मेंबर्स को अपनी परफॉर्मेंस गिरती हुई महसूस हुई है तब से जब लॉयड को पार्टी से निकाला गया था। एलन ये सुनकर अपना गुस्सा खो देता है और कहता है कि उन्होंने उससे इतने दिन चुप रहकर धोखा क्यों दिया। रीना जवाब देती है कि उन्होंने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि एलन खुद ही इतना आलस में डूब गया था जब से वो हीरो बना था। इस वजह से और भी बेइज्जती की बात है कि उसे अपने ताकत में बदलाव तक महसूस नहीं हुआ। ये सुनकर फिर हैरान रह जाते हैं कि एलन ट्रेनिंग ही नहीं कर रहा था। एलन गुस्से में रीना को इंसल्ट करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रीना आसानी से उसके हमले को ब्लॉक कर देती है, जिससे एलन की इज्जत और भी गिर जाती है सबके सामने। शर्म के मारे वो भाग जाता है और उसके लड़कियां उसके पीछे चले जाते हैं, पर रीना वहीं रुकती है। दूसरे एडवेंचरर्स पैनिक कर जाते हैं कि अगर हीरो इतना कमजोर है तो वो मॉन्स्टर के खिलाफ जीत नहीं सकते, लेकिन रीना उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं कि अब वो खुद कमान लेंगे। वो अनाउंस करते हैं कि अब वो एलन की पार्टी छोड़ रही है क्योंकि एलन अब हीरो के लायक नहीं रहा और अब वो सबके साथ मिलकर लड़ेंगे। ये सुनकर सब एडवेंचरर्स को सुकून मिलता है और रीना कहते हैं कि उनके जीतने का सबसे बड़ा चांस है एक व्हाइट मेज को ढूंढना जिसका नाम लॉयड है। उधर दूसरी तरफ लॉयड और क्लेयर एक ब्लैक मैजिक स्टोन ढूंढ लेते हैं जो उसके स्पेल्स को ब्लॉक कर रहा था। लॉयड उससे कहता है कि उन्होंने ये मैजिक स्टोन एक और जगह पर भी पाया था और यही मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है कि उन्हें इसे तोड़ना होगा। क्लेयर कहते हैं कि जरूर आसपास और भी मैजिक स्टोन्स है क्योंकि इतने बड़े झुंड को सिर्फ एक से कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। लॉयड उससे पूछता है कि क्या वो मैजिक स्टोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो क्लेयर जवाब देते हैं कि वो सिर्फ तब कर सकते हैं जब वो उसके बिल्कुल करीब हो। ये सुनकर लॉयड कहता है कि यही काफी है और वो अपना सर्च मैजिक और सेंस मैजिक स्पेल का कॉम्बो यूज करके जल्दी से दूसरे मैजिक स्टोन्स का लोकेशन निकाल लेता है। क्लेयर समझ भी नहीं पाती कि उसने ये कैसे किया। तभी लॉयड तुरंत इनविजिबिलिटी स्पेल उन दोनों पर डाल देता है ताकि वो बिना मॉन्स्टर के नजर में आए मैजिक स्टोन के करीब जा सके। क्लेयर अब लॉयड की एबिलिटीज पर शक करने लगते हैं कि भाई ये बंदा है कौन, ये इंसान है भी या नहीं, लेकिन फिर भी उसके साथ चलते हैं और अपने पावर से मैजिक स्टोन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे ही वो ऐसा करते हैं मॉन्स्टर उसके कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं और उस जगह को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ एडवेंचरर्स और नाइट्स शहर के बॉर्डर पर मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन नाइट्स का कैप्टन उनके प्लान को लेकर परेशान है। एडवेंचरर्स और गिल्ड मास्टर दूसरी तरफ रीना की बातों पर विश्वास कर लेता है और अपना भरोसा लॉयड पर रखता है। इससे पहले जब रीना ने एडवेंचरर्स को बताया था कि लॉयड उनकी पार्टी का सीक्रेट हीरो था, वो भी एक व्हाइट मैच होते हुए, तो एडवेंचरर्स ने इस बात पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन गिल्ड मास्टर ने किया था और उसने रीना को कहा था कि इस बार वो लॉयड की मदद नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो शहर से बाहर एक क्वेस्ट पर गया है और एक हफ्ते के बाद ही लौट पाएगा। रीना ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसने तुरंत कैलकुलेट किया था कि लॉयड अपना सफर कम कर सकता है। उसने सबसे कहा था कि अपनी जान लॉयड के लौटने पर दावा लगा दो और अब जब सबने वो फैसला ले ही लिया
दिया था तो गिल्ड मास्टर को टेंशन लेने का कोई पॉइंट नहीं लगता। तभी मॉन्स्टर का झुंड उनके पास आ जाता है और रीना आर्चर्स और मेजेस को अटैक शुरू करने का ऑर्डर देती है। ये हमले मॉन्स्टर की फॉर्मेशन को कमजोर कर देते हैं और जैसे वो इलाके में घुसता है भयंकर पानी के लहरें उन्हें बाहर ले जाते हैं, जिससे लॉयड और उसके पार्टी के लौटने के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाता है। जल्दी ही रात हो जाते हैं और ईवी का ग्रुप ब्रेक लेता है, ये आशा रखते हुए कि वो जल्दी से स्टार पहुंचकर लॉयड को सपोर्ट कर पाएंगे। उधर लॉयड और क्लेयर भी आखिरी मैजिक स्टोन तक पहुंच जाते हैं और उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दोनों खुश होते हैं कि अब सारे मॉन्स्टर्स आजाद हो गए हैं, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर्स आजाद होते हैं पैंथर्स और वुल्व्स एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ते लड़ते वो मैजिक स्टोन को गिरा देते हैं जो क्लेयर को लगता है और उसकी इनविजिबिलिटी तोड़ देता है। मॉन्स्टर्स तुरंत अपना ध्यान क्लेयर की तरफ कर लेते हैं और वो घबरा जाते हैं, लेकिन लॉयड तुरंत दूसरी तरफ भागकर कुछ पटाखे छोड़ देता है ताकि उनका ध्यान भटक जाए। यहाँ रीना और बाकी लोग भी मॉन्स्टर्स को रोक रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका आधा ग्रुप मॉन्स्टर्स के अटैक से घायल हो जाता है। सबसे बुरी बात ये होती है कि और भी मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं और जैसे ही सब लोग उम्मीद छोड़ने ही वाले होते हैं एक शक्तिशाली फायर स्पेल मॉन्स्टर्स को हरा देता है। सभी खुश हो जाते हैं जब वो ईवी और उसके एस रैंक पार्टी को लड़ाई के मैदान में आते देखते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि लॉयड भी करीब है। तभी लॉयड खुद मॉन्स्टर्स की दो टीम के साथ एक तरह का टैग गेम खेल रहा होता है जो उसे पकड़ना चाहते हैं। वो लगातार बचता है और भागता रहता है, लेकिन समझता है कि उसकी स्टेमिना की भी एक लिमिट है। क्लेयर भी देखती है कि लॉयड सिर्फ डॉज कर रहा है, अटैक नहीं कर रहा, और उसे लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि उसने लॉयड से कहा था कि मॉन्स्टर को चोट न पहुंचाए। क्लेयर उसकी मदद करने का फैसला करते हैं जब वो धीरे धीरे परेशान हो रहे होते हैं। वो एक गाना गाना शुरू करते हैं। जैसे मॉन्स्टर्स उसका गाना सुनते हैं वो तुरंत अपना गुस्सा छोड़ देते हैं और शांति से जंगल की तरफ लौट जाते हैं। ये देखकर लॉयड बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो क्लेयर से पूछता है कि उसने मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कैसे किया, तो क्लेयर कहते हैं कि उसकी पावर मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि सिर्फ उन्हें उसके दिल की बातों को महसूस करवाते हैं। उसने उनसे बस ये कहा था कि घर लौट जाओ। लॉयड उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई और कहता है कि अब उन्हें स्टार लौटना चाहिए जहाँ ईवी की पार्टी डिफेंस फोर्सेस को नई उम्मीद दे रही है। लेकिन उनकी मदद के बावजूद मॉन्स्टर्स बहुत जल्दी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। रीना भी लड़ाई के दौरान घायल हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर्स डिफेंस फॉर्मेशन तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। सब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन तभी उन्हें क्लेयर का गाना सुनाई देता है जो लॉयड के सपोर्ट मैजिक की वजह से फुल वॉल्यूम पर बज रहा होता है। उसका मैजिक तुरंत मॉन्स्टर्स को शांत कर देता है और वो बिना किसी इंसान या और मॉन्स्टर पर अटैक किए सीधा घर लौट जाते हैं। सब लोग इससे हैरान हो जाते हैं और लॉयड क्लेयर से कहता है कि इसकी कमाल की मैजिक ने यहाँ बहुत सी जानें बचाई है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि रॉक गोलेम्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप शहर की तरफ बढ़ रहा है और लॉयड तय करता है कि उन्हें किसी भी कीमत पर रुकना होगा। हम देखते हैं कि मिशेल अपने मैप को देख रहा है और सोचता है कि स्टार शायद मॉन्स्टर्स के हमले में तबाह हो चुका है। लेकिन तभी एक आदमी अचानक सामने आता है और बताता है कि उन्हें फ्रंट लाइन से रिपोर्ट मिली है। मिशेल सोचता है कि स्टार फाइनली उनके कब्जे में आ गया, लेकिन वो आदमी बताता है कि मॉन्स्टर्स बिखर गए हैं। मिशेल यकीन नहीं कर पाता कि उसका प्लान सही तरीके से नहीं चल रहा। दूसरे सीन में हम लॉयड को देखते हैं जहाँ क्लेयर बताती है कि वो गोलेम से बात नहीं कर सकते। तब लॉयड अपना सर्च स्पेल यूज करके उस जगह को स्कैन करता है और समझ जाता है कि एडवेंचरर्स दीवार के बाहर इकट्ठा है। वो क्लेयर से कहता है कि भाग जाओ और अपना एन्चेंटमेंट मैजिक यूज करके उनकी स्पीड बढ़ा देता है। दोनों गोलेम्स को डॉज करके एडवेंचरर्स तक पहुंच जाते हैं। वो गड्ढे के ऊपर जम करते हैं और नए सोचकर हैरान होते हैं कि क्या उसने एन्चेंटमेंट मैजिक यूज किया। वो बाकी लोगों से मिल जाता है और दागस उसे बताता है कि मॉन्स्टर्स पीछे हट रहे हैं। लॉयड कहता है कि ये सब क्लेयर की वजह से है, लेकिन वो ये भी कहता है कि अभी गोलेम्स का सामना करना बाकी है। अचानक वो घुटनों पर गिर जाता है और सब समझ जाते हैं कि उसकी माना खत्म हो रही है, लेकिन वो कहता है कि वो ठीक हो जाएगा और सबको याद दिलाता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। गिल मास्टर हैरान होता है कि लॉयड क्लेयर के साथ क्यों है, लेकिन लॉयड उसे कहता है कि क्लेयर का ध्यान रखो। तो गिल मास्टर अपने नाइट्स को ऑर्डर देता है कि उसे प्रोटेक्ट करो। गिल मास्टर खुश होता है कि लॉयड वापस आ गया और उसे उनका एक लौता उम्मीद कहता है। लॉयड कंफ्यूज हो जाता है ये सुनकर। रीना समझाती है कि एलन ने इस लड़ाई में साथ नहीं दिया क्योंकि उसका और एडवेंचरर्स का झगड़ा हो गया था। लॉयड शॉक हो जाता है कि उसने सबको छोड़ दिया और वो देखता है कि रीना घायल है। वो अपना मैजिक यूज करके उसका इलाज करते हैं, लेकिन रीना समझ आती है कि लॉयड लगभग अपनी लिमिट पे है क्योंकि उसने बहुत माना यूज किया है। वो कहते हैं कि वो लोग हीरोज की पार्टी बना पाए लॉयड के सपोर्ट मैजिक की वजह से, लेकिन उन्होंने कभी रियलाइज नहीं किया कि
कि वो उनकी टीम के लिए कितना जरूरी था जब तक उन्होंने उसे पार्टी से निकाल नहीं दिया, और वो माफी मांगते हैं कि उस वक्त वो उसे सपोर्ट नहीं कर पाए। गोलेम्स उनकी तरफ आते हैं और नाइट्स हमला करते हैं, लेकिन जल्दी समझ जाते हैं कि उनकी तलवारों का गोलेम्स पर कोई असर नहीं हो रहा। गोलेम्स उन्हें मुक्का मारकर दूर फेंक देते हैं। मेजेस और आर्चर्स अपने स्पेल से हमला करते हैं, लेकिन उनका भी कोई असर नहीं होता और यूवी रियलाइज करते हैं कि वो ये लड़ाई हार रहे हैं। तब लॉयड फैसला करता है कि वो सब पर एन्चेंटमेंट मैजिक कास्ट करेगा। वो कहता है कि एक बार में वो सिर्फ एक ग्रुप को बफ कर सकता है, लेकिन उसके दोस्त फिर भी उसकी ताकत देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि आम जादूगर ऐसा भी नहीं कर सकते। वो सबको बफ करता है, लेकिन समझाता है कि उसका इफेक्ट ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए उन्हें ये लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। गोलेम्स नाइट्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यूवी कहते हैं कि वो लॉयड के एन्चेंटमेंट मैजिक की वजह से जीत सकते हैं। रीना एक गोलेम का अटैक ब्लॉक करते हैं और सबको कहते हैं कि डरना मत। यूवी एक गोलेम को आधा काट देते हैं और सबको मोटिवेट करते हैं कि वो लॉयड की मैजिक की वजह से ये लड़ाई जीत सकते हैं। सब मोटिवेट होते हैं और अपना पूरा जोर लगा देते हैं। क्रॉस आर्चर्स को सिखाता है कि मेजेस के साथ कैसे काम करे ताकि वो फायर एरोस इस्तेमाल करके गोलेम्स को गिरा सके, जबकि दागा सिलिका को प्रोटेक्ट करता है जब वो अपने भयंकर स्पेल यूज करते हैं। लॉयड टावर से ये लड़ाई देखकर उम्मीद करता है कि सब जीत जाए। ईवी रियलाइज करती है कि अब सिर्फ एक ही गोलेम बचा है। एक वॉरियर उस पर हमला करता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है और गोलेम उसे गिरा देता है। ईवी समझ जाते हैं कि लॉयड का स्पेल खत्म हो गया है। नाइट्स भाग जाते हैं जब गोलेम गेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन ईवी उसके रास्ते में खड़ी हो जाते हैं और गोलेम हमले के लिए तैयार होता है। रीना उसे धक्का देकर हटा देते हैं और दागास अपने शील्ड से उसके हमले को ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी वो नीचे गिर जाता है। लॉयड अपने बची हुई माना का यूज करके ईवी को बफ करता है। ईवी टैंक्स को कहते हैं कि उसे सपोर्ट करो और वो गोलेम्स की तरफ दौड़ पड़ते हैं। टैंक्स उसका अटैक ब्लॉक करते हैं और ईवी उसका कोर आधा काट देते हैं, जिससे वो गोलेम बिखर जाता है। सब देखते हैं कि लड़ाई खत्म हो गई है, इसीलिए सब अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन लॉयड बस खुश है कि सब फाइनली खत्म हो गया और वो थकान से गिर जाता है। पर हम देखते हैं कि विलियम दूर से उसे देख रहा है और महसूस करता है कि लॉयड अपने नए पार्टी के साथ बेहतर कर रहा है। उसी वक्त ग्रिस मिशेल के पास आता है और कहता है कि उनका प्लान फेल हो गया, लेकिन उसे समझ आता है कि मिशेल पहले ही वहाँ से जा चुका है। ये देखकर ग्रिस गुस्से से पूरे कमरे को तोड़ फोड़ देता है और मिशेल को उनकी हार के लिए जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है कि वो उस आदमी को मार डालेगा जिसने उसके प्लान्स बिगाड़ दिए। दूसरी तरफ हम लॉयड को देखते हैं जो एक होटल में उठता है। ईवी उसे बताती है कि वो पूरा दिन सोता रहा, पर लॉयड सोचता है कि वो इसीलिए गिर गया क्योंकि वो अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ईवी उसे कहते हैं कि वो उसके साथ चले। फिर वो उसे वो लोग दिखाते हैं जिनको उसने बचाया था। सब उसे अपना रक्षक बुलाते हैं, लेकिन लॉयड अचानक डर की वजह से दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि वहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। ईवी उसे कहते हैं कि बाहर जाओ क्योंकि सब तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन लॉयड खिड़की से जंप मार के चुपके से वहाँ से निकल जाता है। फिर विलियम मर्लिन के घर आता है जहाँ उसके टीममेट्स थॉर और लिली बैठे होते हैं। लिली उसे फैंटम अल्केमिस्ट बुलाती है क्योंकि उसे पता है कि वो पोशंस बना रहा था, लेकिन विलियम कहता है कि वो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने पे ज्यादा फोकस कर रहा है और वो मर्लिन को बताता है कि लॉयड को हीरोज की पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन वो कहता है कि टेंशन मत लो क्योंकि अब वो एक एस रैंक टीम का मेंबर है। और विलियम ये भी मेंशन करता है कि उसने अभी तक लॉयड से बात नहीं की है, लेकिन उसे पता है कि लॉयड अपने एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंट नहीं है। विलियम समझाता है कि लॉयड को खुद समझ नहीं है कि वो कितना ताकतवर है, और मर्लिन जानते हैं कि उसकी वजह से लॉयड में कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि लॉयड उसके जैसे गलतियां दोबारा करे। दूसरी तरफ लॉयड सोच रहा होता है कि शहर के सब लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि सब उसका शुक्रिया करना चाहता है क्योंकि उसने शहर को बचाया, पर लॉयड सोचता है कि उसने फाइट के दौरान तो ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन उसके दोस्त उसे कहता है कि उसे अपने आप पर ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तब वो फैसला करता है कि सबके सामने जाएगा। सब उसके लिए चीयर करते हैं, लेकिन लॉयड सोचता है कि उन्हें नाइट्स और एडवेंचरर्स के लिए चीयर करना चाहिए था क्योंकि असल में मॉन्स्टर से लड़ने वाले वो थे। लेकिन सब समझते हैं कि लॉयड ने ही उन्हें बफ किया था और सब उसे स्टार का हीरो बुलाने लगता है। इसके बाद एलन को सब कुछ पता चलता है और उसके पार्टी मेंबर्स उसे कहते हैं कि अब वो हीरोज नहीं रहे क्योंकि उन्होंने शहर की रक्षा नहीं की। तो एलन अपने दोस्तों से कहता है कि उन्हें स्टार छोड़ना होगा और बताता है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहता क्योंकि लोग अब लॉयड को हीरो मानते हैं। यहाँ हम विलियम को देखते हैं जो मर्लिन की पार्टी के साथ पीना शुरू करता है। वो कहता है कि उनके साथ ड्रिंक करना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन सब जानते हैं कि वो साइबिल को याद करने आया है। थॉर उससे पूछता है कि क्या उनके दुश्मन कोई चाल चल रहे हैं, तो विलियम कहता है कि डीमंस बीस्ट मैजिक यूज करके मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं और उनका मकसद है इस स्टार पर कब्जा करना। वो सोचते हैं कि वो लोग अभी ये सब क्यों कर रहे हैं और फिर उन्हें लगता है कि शायद डीमन किंग वापस आ गया है, लेकिन मर्लिन मानता है कि वो पहले ही मर चुका है क्योंकि साइबिल ने अपनी जान कुर्बान करके उसे हराया था। थॉर उससे कहता है कि शांत रहो क्योंकि ये
सिर्फ एक संभावना है और सब फैसला करते हैं कि उन्हें जो भी करना पड़े वो करेंगे ताकि उस फ्यूचर को बचा सके जो साइबिल ने उनके लिए बनाया था। लॉयड की पार्टी को राजा बुलाता है और वहाँ उनकी मुलाकात एक नोबल से होती है जिसका नाम एबल है, जो उन्हें स्टार को बचाने वाले एडवेंचरर्स के रूप में पहचानता है। वो उन्हें अपने महल में बुलाता है जहाँ उनकी मुलाकात क्लेयर से होती है। तो सब उससे पूछते हैं कि क्या उसे भी बुलाया गया था, लेकिन एबल समझाता है कि वो उसके मेहमान है और ये भी रिवील करता है कि वो इस इलाके का लॉर्ड है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉर्ड इतना जवान होगा। लेकिन एबल कहता है कि वो दिखने से ज्यादा बड़ा है और बताता है कि जवान दिखने के लिए वो हर रोज काफी मेहनत करता है और उनसे वादा करता है कि फ्यूचर में अपना ये सीक्रेट उन्हें सिखाएगा। सब ये जानकर और भी हैरान हो जाते हैं कि क्लेयर फॉरेस्ट किंगडम की दूसरी राजकुमारी है, जो एक शांत किंगडम है जहाँ ऑर्क्स भी रहते हैं। और एबल कहता है कि उसका मैजिक यूनिक है, इसीलिए वो डीमंस के हाथ नहीं लगनी चाहिए। वो उनसे कहता है कि उनके लिए एक मिशन है और बताता है कि किंगडम उसे वापस ले जाएगा, इसलिए वो चाहता है कि वो लोग उसे रॉयल कैपिटल तक पहुंचाए। सब महसूस करते हैं कि एक इम्पोर्टेंट मिशन है, लेकिन वो सोचता है कि ये काम तो नाइट्स का होता है क्योंकि राजकुमारी की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। पर एबल समझाता है कि वो चाहता है कि ये काम वो करे क्योंकि नाइट्स लूको का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो सब कैपिटल के लिए तैयार होते हैं और क्लेयर सबसे कहते हैं कि उसके साथ कैजुअल रहो, लेकिन क्रॉस और दागस ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें याद है कि वो एक प्रिंसेस है। लेकिन यूही अपने ग्लव्स निकाल कर उसे हाथ मिलाती है और कहते हैं कि वो उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है और सब वादा करते हैं कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। 10 दिन बाद लॉयड बताता है कि आसपास एक शहर है जहाँ वो आराम कर सकते हैं और यूही क्लेयर से कहते हैं कि वो शहर तो अपने हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है, लेकिन क्लेयर बताती है कि उसने कभी ये सब ट्राई नहीं किया। क्रॉस सोचता है कि यूही अपना काम सीरियसली नहीं कर रहे, लेकिन दागस मानता है कि वो बस थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं। लॉयड उससे पूछता है कि इसका क्या मतलब है। क्रॉस समझाता है कि ये एक जरूरी मिशन है, लेकिन क्लेयर को थकाने की जगह वो उसे रिलैक्स होने का मौका दे रही है। उसके बाद वो लोग हॉट स्प्रिंग पहुँचते हैं और लड़कियां नहाना शुरू करते हैं। यूही देखती है कि वहाँ सिर्फ वही कस्टमर्स है। वो क्लेयर से कहते हैं कि उनके साथ ज्वाइन करो, लेकिन क्लेयर समझाते हैं कि उसे दूसरों के साथ नहाने में थोड़ी शर्म आती है। सिलिका ये समझ जाते हैं कि वो नर्वस है क्योंकि ये उसका पहला एक्सपीरियंस है, तो यूही उससे कहते हैं कि डरो मत। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़के एक दूसरे की पीठ धुल रहे हैं और लॉयड सोचता है कि कहीं डीमंस उन्हें रास्ते में अटैक करके क्लेयर को वापस न हड़प ले। वो और भी जोर से खींचना शुरू कर देता है और ये सोचने लगता है कि अगर डीमंस ने क्लेयर को पकड़ने के लिए एक इलाइट फोर्स भेज दिया तो, इसलिए वो फैसला करता है कि पार्टी को हमेशा रेडी रहना चाहिए। उसके बाद लॉयड सबसे कहता है कि वो शहर में 2 दिन और रुकना चाहता है और सिलिका सोचते हैं कि एक अच्छा आइडिया है ताकि अगले सफर से पहले सब तैयार हो सके। यूही सबसे पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है, तो दागस कहता है कि उसे नया गियर खरीदना है और सिलिका कहते हैं कि उसे वे नए स्पेल सीखने हैं, इसलिए सब फैसला करते हैं कि कुछ दिन शहर में ही बिताएंगे। हम देखते हैं कि दागस वेपन शॉप देख रहा है और यूही से पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो वो उन्हें बताता है कि उसे एक नई शील्ड लेनी है, लेकिन उसे अपनी पुरानी शील्ड का अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा और कहता है कि उसने शहर के वेपन शॉप में ऑलरेडी देख लिया है। लेकिन क्लेयर बताती है कि उसे कुछ ही दूरी में एक टूटी फूटी दुकान मिली थी। दागस फैसला करता है कि वहाँ एक बार जाके देखेगा, पर हैरानी की बात होती है कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि ये दुकान अच्छी चीजों से भरी हुई है। दुकानदार उसे देखता है और पूछता है कि क्या वो यहाँ मुसीबत खड़ी करने आया है, तो वो समझाता है कि ऐसा नहीं है, वो तो बस यहाँ हथियार देख रहा है। वो देखता है कि शील्ड एकदम लाजवाब है, मगर उसे समझ नहीं आता कि दुकान इतना फटा पुराना क्यों है, जबकि यहाँ के हथियार कितने बढ़िया है। तभी एक एडवेंचरर्स का ग्रुप आ जाता है और देखते हैं कि दागस यहाँ हथियार खरीदने आया है। वो हंसकर कहते हैं कि उसके हथियारों पर नजर अच्छी नहीं है क्योंकि ये जगह तो कचरे से भरी है। दुकानदार को यकीन नहीं होता कि वो फिर से उसे परेशान कर रहे हैं और कहता है कि इनकी वजह से वो धंधा नहीं कर पाता, लेकिन उनका लीडर कहता है कि इसलिए है क्योंकि दुकानदार अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता। दागा सोचता है कि शायद ये उधारी लेने वाले लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है और तब उन्हें समझ आता है कि दागास इस शहर का नहीं है। फिर वो बताते हैं कि उनका लीडर एक ए रैंकर है जिसका नाम गैलेंड है। उन्हें लगता है कि दागास उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन दागास सोचता है कि गैलेंड अपना कीमती वक्त इस दुकान पर क्यों बर्बाद कर रहा है, तो गैलेंड समझाता है कि दुकानदार जिद्दी है। गैलेंड दुकानदार का सबसे कीमती आइटम खरीदना चाहता है, लेकिन दुकानदार उसे देने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि गैलेंड उसके लायक नहीं है। गैलेंड उसे धमकाता है कि वो उसके बत्ती से तोड़ देगा और दागास को यकीन नहीं होता कि ये लोग खुद को एडवेंचरर्स कहते हैं। उनमें से एक उसे लो रैंकर बोलता है और उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन दागास उसका अटैक रोक देता है और उसे एकदम आराम से हरा देता है। बाकी के लोग उसे धमकाते हैं कि वो सब मिलकर उसे पीट देंगे, तो वो अपनी शील्ड निकाल लेता है और उन्हें धक्का मारकर दूर कर देता है। वो यकीन नहीं कर पाते कि वो इतना शक्तिशाली है और गालांड से उसके रैंक के बारे में पूछता है, तो वो रिवील करता है कि वो एस रैंक है और सब ये सुनकर
देखकर हैरान हो जाता है। दुकानदार पागल हो जाता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। तो दागा समझाता है कि उसे अपनी रैंक पर घमंड करना पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा करना नीच लगता है। एडवेंचरर्स भाग जाते हैं और दागा सोचता है कि ये सब बेकार है, लेकिन दुकानदार कहता है कि उसके पास दागस के लिए एक रिक्वेस्ट है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉयड अपना सपोर्ट मैजिक इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है और वो यूई से कहता है कि वो नए स्पेल सीखने के बारे में भी सोच रहा है। यूई उसे पूछती है कि क्या वो अटैक करने वाले मैजिक यानी ऑफेंसिव मैजिक ट्राई करना चाहता है। वो समझाता है कि वो उन्हें सीख सकता है, लेकिन कहता है कि उसका टैलेंट सिलिका के तुलना में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिलिका एक अलग ही लेवल पर है। हम देखते हैं कि सिलिका एक जंगल में ट्रेनिंग कर रही है और याद करते हैं कि अगर लॉयड ना होता तो वो पिछले लड़ाई में हार जाते। तो वो सोचते हैं कि उसे और ताकतवर बनना होगा। वो अपना स्टाफ निकालते हैं और सुपीरियर फायर मैजिक यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने माना पर कंट्रोल खो देते हैं। वो कहते हैं कि वो कई दिनों से ट्रेनिंग कर रही है, फिर भी उसे स्पेल यूज करने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो हार मानने से इनकार करते हैं और फैसला करते हैं कि वो कोशिश करती रहेगी। यूई कहते हैं कि सिलिका एक जीनियस है और उसे बचपन से ही अपनी टैलेंट्स के लिए तारीफ मिला है। तो क्लेयर सोचने लगते हैं कि सिलिका हमेशा से अद्भुत रही होगी, लेकिन यूई कहते हैं कि उसकी टैलेंट ही उसे शानदार नहीं बनाते और वो एक मोमेंट को याद करते हैं जब उसने सिलिका को ट्रेनिंग करते देखा था। वो कहते हैं कि सिलिका चाहे कितनी बार फेल हो जाए, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती। सिलिका बार बार गलती करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग छोड़ती नहीं और आखिरकार वो एक आग का बड़ा सा खंभा बना लेते हैं। वो खुश हो जाते हैं, लेकिन अचानक उसका बैलेंस हिल जाता है और उसका स्पेल टूट जाता है, जो एक बड़ा सा धमाका क्रिएट करता है। वो महसूस करते हैं कि उससे गलती हुई, क्योंकि वो थोड़ी पागल है और सोचते हैं कि अब ट्रेनिंग यही खत्म कर दे। लेकिन उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो सोचते हैं कि शायद कोई मॉन्स्टर हो, मगर वो देखते हैं कि वो बस दागास है और वो उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जब दुकानदार ने दागास को एक लेजेंडरी शील्ड एजिस दिखाई थी। वो बताता है कि ये दुनिया के सबसे मजबूत चीजों से बनाई गई है। वो कहता है कि ये हर तरह के अटैक्स को बिना टूटे झेल सकती है और तब दागास को समझ आता है कि ये शील्ड लेजेंडरी क्यों है। लेकिन दुकानदार कहता है कि ज्यादातर एडवेंचरर्स इसे यूज नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत भारी है। दागास सोचता है कि शायद इसी वजह से उसने गालान की ग्रुप को ये नहीं बेची, लेकिन दुकानदार कहता है कि उनके साथ और भी बड़े झमेले थे और उसे ये नहीं पता कि उन्हें शील्ड के बारे में कैसे पता चला। दुकानदार सोचता है कि शायद दागास को शील्ड दे दे, लेकिन एक शर्त के साथ। वो दागास को कहता है कि जंगल में जो धमाके हो रहे हैं उसके बारे में पता लगाए। वो समझाता है कि उनकी वजह से सब घबराए हुए हैं, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि शायद मॉन्स्टर्स या डीमंस इसके पीछे है। और दुकानदार वादा करता है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद वो दागास को शील्ड दे देगा। यहाँ सिलिका को यकीन नहीं होता कि सबने उसे मॉन्स्टर समझा, लेकिन दागास कहता है कि इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। फिर सिलिका महसूस करते हैं कि उसके स्पेल की वजह से स्प्रिंग गायब हो गई। दागास दुकानदार को सारी बातें समझाता है और सिलिका अपने कर्मों के लिए सॉरी बोलती है। वो बताती है कि उसने अपने मैजिक का यूज करके स्प्रिंग को रिपेयर कर दिया है जो उसने तोड़ दी थी। दुकानदार कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि किसी को चोट नहीं लगे, और वो दागास को शील्ड देने का फैसला करता है। बताता है कि वो हमेशा से उसे शील्ड देना चाहता था, उसकी ताकत और काबिलियत की वजह से। शाम को दागास अपने दोस्तों को अपना नया शील्ड दिखाता है और सिलिका बताती है कि उसने एक नया स्पेल सीखा है। तो यूई एक्साइटेड हो जाते हैं उसे देखने के लिए। लॉयड कहता है कि उसे भी मेहनत करनी है, लेकिन यूई कहते हैं कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और वो सबको रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट करते हैं। उसके बाद क्रॉस शहर में घूमता है और सोचता है कि वो ताकतवर कैसे बन सकता है, क्योंकि उसके सारे दोस्त प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो सोचता है कि एक नया हथियार लेगा और कहीं ट्रेनिंग करेगा, लेकिन पता चलता है कि ये तो वो पहले ही कर चुका है, इसीलिए उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है। तभी एक लड़का जिसका नाम लिन है उसे टकरा जाता है और उसे एहसास होता है कि क्रॉस पे एक एडवेंचरर है, तो वो उसे पार्टी बनाने की भीख मांगता है। दोनों शहर के एडवेंचरर गिल जाते हैं, जहाँ लिन क्रॉस का शुक्रिया करता है उसकी रिक्वेस्ट मानने के लिए, लेकिन हमें पता चलता है कि क्रॉस उसे मना नहीं कर पाया क्योंकि उसे उस पर तरस आ गया था। उसे एहसास होता है कि लिन भी एक आर्चर है और सोचता है कि उसका पार्टी क्यों नहीं है, क्योंकि आर्चर्स अकेले लड़ने के लिए सही नहीं होते। क्रॉस कुछ एडवेंचरर्स को बात करते सुनता है जो लिन को घटिया ई रैंकर कहते हैं और वो सोचता है कि क्रॉस ने उसके साथ पार्टनरशिप क्यों कर ली, क्योंकि वो एक बोझ है। लिन मानता है कि वो ई रैंक पे अटक गया है और स्किल्ड आर्चर नहीं है, लेकिन क्रॉस उसे तसल्ली देता है और झूठ बोलता है कि वो भी लो रैंक पे अटका हुआ है। तभी यूई एक मिठाई की दुकान ढूंढने जा रहे होते हैं और उसे लगता है कि वो मोटी हो रही है, लेकिन फिर सोचते हैं कि वो ठीक है क्योंकि वो मेहनत भी तो कर रही है। उस वक्त वो देखते हैं कि एक नोबल एक लड़के को डांट रही होते हैं क्योंकि उसके कपड़े पे कीचड़ लग गया था। नोबल अपने गार्ड को उस लड़के को मारने का ऑर्डर देते हैं। लोग सोचते हैं उसे रोकने के बारे में, पर डरे हुए होते हैं क्योंकि वो एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। गार्ड उस लड़के पर हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन यूई उसे रोक देते हैं। नोबल यूई को बेवकूफ कहते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि वो कौन है, लेकिन यूई
ईवी बताती है कि उसे नहीं पता और वो नोबेल का मजाक उड़ाती है कि वो एक बच्चे से लड़ रही है। तब नोबेल अपने गार्ड्स को ईवी पर हमला करने का ऑर्डर देते हैं, पर ईवी अपने तलवार से अपना बचाव करते हैं। फिर हम क्रॉस और लिन को देखते हैं जो एक रेड स्लाइम के घोंसले को देख रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि उनका मिशन उन्हें मारना है। क्रॉस सोचता है कि ये क्वेस्ट लिन के लिए इजी होना चाहिए। वो अपना हथियार निकालने के लिए स्टोरेज मैजिक यूज करता है, लेकिन लिन हैरान होता है कि उसने ये कैसे कर लिया। क्रॉस को लगता है कि उसने गलती कर दी, पर वो समझाता है कि उसके दोस्त ने उसे सिखाया था और यही उसका एकलौता स्पेल है जो वो यूज कर सकता है। क्रॉस अपने एरो से रेड स्लाइम के कोर्स को तोड़ता है और लिन को ट्राई करने के लिए कहता है, पर लिन मॉन्स्टर्स को छू भी नहीं पाता। क्रॉस समझ जाता है कि उसे लिन को ट्रेन करना होगा। वही ईवी गार्ड्स को कह देती है कि हार मान लो और नोबेल हैरान होते हैं कि वो एक लड़की को हरा नहीं पा रहे। तभी उसे लोगों की बातें सुनाई देती है कि ईवी एक एस रैंक एडवेंचरर है। नोबेल अपने मेज को सिग्नल देते हैं जो भीड़ में छुपा होता है और वो अपना स्पेल यूज करके ईवी को बांध देते हैं। ईवी को लगता है कि उसकी ताकत खत्म हो रही है और गार्ड्स उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त एक रहस्यमयी औरत ईवी की रक्षा करते हैं। नोबेल उसे कहते हैं कि दखल ना दे क्योंकि अभी तो मजा शुरू हुआ है और वो कहते हैं कि वो ईवी को सजा देना चाहते हैं क्योंकि उसने उसकी अपमान की, लेकिन वो औरत अचानक गायब हो जाते हैं और तुरंत गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं। नोबेल हैरान होते हैं कि ये क्या हो गया। जब उसे समझ आता है कि उसका मेज भी बचा नहीं, ईवी के आसपास की जंजीरें टूट जाते हैं और वो यकीन नहीं कर पाते कि औरत इतनी तेज कैसे है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये कौन है। नोबेल हैरान होते हैं कि उसके गार्ड्स कैसे हार गए, लेकिन औरत उससे पूछते हैं कि क्या वो भी उनकी तरह खत्म होना चाहते हैं। इस पर नोबेल घबरा जाते हैं और छुप हो जाते हैं। उसके बाद ईवी उस औरत का शुक्रिया करते हैं उसकी जान बचाने के लिए और सोचते हैं कि वो उसके जैसा कैसे बन सकते हैं। औरत उसे कहते हैं कि जल्दी मत करो क्योंकि वो अपनी उम्र के हिसाब से पहले ही बहुत ताकतवर है, लेकिन ईवी उसे लॉयड के बारे में बताते हैं, समझाते हैं कि वो उसके बराबर पहुंचना चाहते हैं क्योंकि वो हमेशा उस पर निर्भर रही है। औरत को समझ आता है कि वो लॉयड के साथी है, तो वो उसे ट्रेनिंग देने का फैसला करते हैं और जब वो अपना हुडी उतारते हैं तो हमें पता चलता है कि वो असल में लिली है। फिर अगले सीन में हम लॉयड को देखते हैं जो अपने सपोर्ट स्पेल्स के बारे में पढ़ रहा होता है, लेकिन उसके दोस्त देखते हैं कि वो काफी थका हुआ लग रहा है, तो वो उसे कहता है कि बाहर जाकर अपने दिमाग को साफ करे, लेकिन लॉयड कहता है कि वो ठीक है। वो समझाता है कि उसके पास मजे लेने का वक्त नहीं है। तब क्लेयर उसे शहर दिखाने की ऑफर करते हैं। क्लेयर लॉयड को एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ वो रिलैक्स कर सके और वो बताती है कि ईवी ने उसे इसके बारे में बताया था। वो कहते हैं कि उसे खुशी है कि वो उसकी मदद कर पा रही है उस सब के बाद जो लॉयड ने उसके लिए किया। लॉयड उससे पूछता है कि क्या वो स्पेल जो वो मॉन्स्टर से बात करने के लिए यूज करती है वो एंशिएंट मैजिक है। क्लेयर कहते हैं कि वो सही कह रहा है और बताते हैं कि उसने इसे विरासत में पाई है। लॉयड हैरान होता है कि ये सच में एग्जिस्ट करती है और सोचता है कि क्या वो भी इसे सीख सकता है, लेकिन क्लेयर कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि एंशिएंट मैजिक हर कुछ सदियों में तभी दिखती है जब एक ऐसा इंसान पैदा होता है जो उसे यूज कर पाए। वो समझाते हैं कि अगर कोई भी जिनके पास एंशिएंट मैजिक यूज करने की काबिलियत जन्म से ना हो उसे यूज करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें डिवाइन पनिशमेंट मिलता है। वो लॉयड को कहते हैं कि इन सब चीजों को छेड़ना नहीं क्योंकि ये प्रकृति का नियम माना जाता है। लॉयड वादा करता है कि वो आगे से इस पर कोई रिसर्च नहीं करेगा। दूसरी तरफ क्रॉस लिन को सिखाता है कि वो कैसे यूज करने हैं और उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करने की टिप्स देता है। लिन एक स्लाइम को हिट कर लेता है। क्रॉस उसे कहता है कोर पर एम करने के लिए और लिन अपने अगले तीर से उसे तोड़ देता है। लिन खुशी मनाता है जबकि क्रॉस सोचता है कि वो बहुत जल्दी सीखता है। दोनों मिलकर स्लाइम्स को हरा देते हैं और क्रॉस सोचने लगता है कि उन्हें इतना ज्यादा वक्त इसलिए लगा क्योंकि आर्चर्स रैपिड फायर मतलब एक के बाद एक जल्दी एरोस नहीं चला सकते। वो स्लाइम्स के छोड़े हुए मटेरियल्स कलेक्ट करने वाले होते हैं। तभी एक बड़ा सा स्पाइडर सामने आ जाता है और उन्हें समझ आता है कि ये एक हाई रैंक मॉन्स्टर है। लिन भागने का सोचता है लेकिन वो जानता है कि उन्हें क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए स्लाइम के मटेरियल चाहिए। क्रॉस उसे शूट करने की कोशिश करता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके कवच को तोड़ने के लिए कई बार हमला करना पड़ेगा। लिन उसे रैपिड फायर यूज करने को कहता है और उसे एक आइडिया बताता है। वो उसे कहता है कि अपनी स्टोरेज मैजिक से जल्दी रीलोड करे। क्रॉस उसे ट्राई करता है और बार बार स्पाइडर की आग पर हमला करता है और वो उसके कवच को तोड़ने में सफल हो जाता है। वो लोग एडवेंचरस गिल्ड वापस आते हैं जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट को दिखाते हैं कि उन्होंने कौन से मॉन्स्टर्स को हराया और सब हैरान होते हैं कि उन्होंने स्पाइडर को हरा दिया। क्रॉस लिन को सारा क्रेडिट लेने देता है ताकि सब उसकी इज्जत करे, लेकिन लिन उससे पूछता है कि क्या ये ठीक है, तो क्रॉस समझाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लिन ने उसकी मदद की थी एक नई टेक्निक सोचने में। लिन क्रॉस का शुक्रिया करता है और उसे पूछता है कि वो इतना स्किल्ड कैसे है। तब क्रॉस रिवील करता है कि वो असल में एस रैंक है। लिन यकीन नहीं कर पाता और उसे परेशानी देने के लिए माफी मांगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम ईवी को एक जंगल में देखते हैं जहाँ वो लिली से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन लिली कहते हैं कि उसे लिलिथ बुलाओ। ईवी जानती है कि एक झूठा नाम है और उसे लगता है कि लिली थोड़ी गड़बड़ लग रही है, लेकिन फिर भी उसे
लगता है कि वो उसमें भरोसा कर सकते हैं। लिली स्टोरेज मैजिक से अपना हथियार निकालते हैं और ईवी को कहते हैं कि बिना हिले एक पेड़ काट कर दिखाओ, लेकिन ईवी सोचती है कि इम्पॉसिबल है। तब लिली अपने सोर्ड स्किल का इस्तेमाल करके दूर से ही एक पेड़ को काट देती है। ईवी हैरान होती है कि उसने ये कैसे किया। लिली बताते हैं कि उसने अपना माना यूज किया और ईवी को कहते हैं कि जब एक बार इसकी आदत हो जाए तो ये आसान है। ईवी स्किल को ट्राई करती है लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं। लिली सोचते हैं कि उसे कहाँ मुश्किल हो रही है, जबकि ये तो एक सिंपल टेक्निक है। वो ईवी से पूछते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हैं। तब ईवी बताती है कि उसने अपने एस रैंक एडवेंचरर होने को अपने सर पर चढ़ा लिया था और सोचा था कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब उसने लॉयड से मिला तो उसे समझ आया कि वो एक अलग ही लेवल पर है और इसीलिए वो उसके बराबर पहुंचना चाहते हैं। अचानक एक जानवर लिली पर हमला करता है और ईवी महसूस करते हैं कि वो उसे बचाने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाएगी, तो वो स्वॉर्ड स्किल का यूज करके मॉन्स्टर को आधा काट देते हैं। लिली इम्प्रेस होते हैं कि ईवी ये कर पाए और ईवी समझाते हैं कि उसका बॉडी अपने आप काम कर गया, लेकिन फिर उसे लगता है कि लिली वैसे भी खतरे में नहीं थी। तभी उसका बॉडी भारी लगने लगता है और वो सो जाते हैं। लिली सोचते हैं कि लॉयड ने वाकई में अच्छे साथी ढूंढे हैं। शाम को सब सोचते हैं कि ईवी अभी तक घर क्यों नहीं आई और वो उसे अपने होटल रूम के बाहर सोती हुई पाते हैं। ईवी लिली उसे वही छोड़कर गए थे। अगले दिन सब अपना सफर शुरू करने के लिए तैयार होता है और लॉयड सोचता है कि सिर्फ वही एक है जो प्रोग्रेस नहीं कर पाया, लेकिन सब जानते हैं कि उसने अपने मैजिक इम्प्रूव की है। लिली मर्लिन को बताती है कि उसने ईवी को ट्रेन किया और उसे होटल में छोड़ दिया, लेकिन वो सोचते हैं कि सही नहीं है क्योंकि वो भी तो लॉयड को देखना चाहते हैं और उसकी पार्टी से मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ ग्रीस्ट अपने मास्टर को रिपोर्ट देता है और बताता है कि वो ईस्टर पर हमला करने में फेल हो गया और उसे क्लेयर नहीं मिल रही। उसका मास्टर उसे याद दिलाता है कि वो 4 महान जनरल में से एक है और उसे मिशन कंप्लीट ना करने पर डांटता है। गाली देता है कि अगर वो सफल नहीं हुआ तो उसे जनरल पद से हटा दिया जाएगा। उसके बाद ग्रीस सोचता है कि वो क्लेयर को ढूंढे कैसे जब उसके पास कोई क्लू ही नहीं है। तब मिशेल उसके सामने आता है और याद दिलाता है कि उसने अब तक अपने काम के पैसे नहीं दिए। मिशेल बताता है कि क्लेयर कैपिटल जा रही है, लेकिन उसे एस रैंक एडवेंचरर्स गार्ड कर रहे हैं और वो उसे पकड़ने में मदद करने की ऑफर देता है। फिर हम ईवी की पार्टी को देखते हैं जो कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं और वो कुछ आने की आवाज सुनते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि वो तो बस एक खरगोश है। लॉयड अपना सर्च स्पेल यूज करके आसपास देखने लगता है और बताता है कि पूरे जगह में कोई डीमन नहीं है, इसीलिए सब फैसला करते हैं कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं। उसे महसूस होता है कि उसके दोस्त ताकतवर हो रहे हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और वो चिंता करता है कि कहीं वो उनके लिए बोझ ना बन जाए क्योंकि उसकी प्रोग्रेस रुक गई है। लेकिन ईवी उसे कहती है कि अपने एबिलिटीज पर ज्यादा कॉन्फिडेंट रहो। बाकी सब भी बताते हैं कि उन्होंने कड़ी मेहनत किया ताकतवर होने के लिए, सिर्फ इसीलिए कि वो उसके बराबर पहुंचना चाहते हैं। ईवी समझाते हैं कि अगर उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएगा और सब उसकी बात से सहमत होते हैं। तब लॉयड वादा करता है कि अब से वो अपने एबिलिटीज पर डाउट नहीं करेगा। वहाँ हम कैपिटल में मर्लिन को देखते हैं जो महल के अंदर जाने वाले होते हैं, लेकिन गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि उसे अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन वो अपना मैजिक यूज करके उनको कंट्रोल कर लेते हैं और फिर वो अंदर चले जाते हैं और रॉयल लाइब्रेरी में एक स्पेल का यूज करके एक सीक्रेट दरवाजा रिवील करते हैं। वहाँ वो उसके दोस्त लोएन से मिलते हैं जो उसे अंदर बुलाते हैं और बताते हैं कि डीमन लॉर्ड का बेटा मैगोक्रेसी के टॉप पर रूल कर रहा है। वो बताते हैं कि डीमन लॉर्ड के हारने के बाद से वो लोग चुपचाप रह रहे हैं, लेकिन मर्लिन तो ये सोच रही होते हैं कि लोएन अपना रिसर्च लैब महल में क्यों छुपा रही है और उसे लगता है कि शायद राजा उस पर बहुत विश्वास करता होगा। लोएन समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मर्लिन के मैजिक के बारे में पढ़ रही है और उसे कॉपी करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो यहाँ है। मर्लिन सोचते हैं कि लोएन ऐसा क्यों करेगी, तो वो बताती है कि क्योंकि मर्लिन ने एंशिएंट मैजिक इस्तेमाल करके बिना मंत्र के स्पेल कास्ट करना सीखा था और स्टोरेज मैजिक को बिना स्टाफ के इस्तेमाल करने की टेक्निक सीखी थी। लेकिन मर्लिन कहते हैं कि वो एक रिसर्चर नहीं है और वो एक किताब दिखाती है, बताते हुए कि इसका आधा हिस्सा गायब है, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद उसमें अभी भी डीमन लॉर्ड को सील करने की पावर है। लॉयन पूछते हैं कि क्या डीमन लॉर्ड वापस आएगा, तो मर्लिन एक्सप्लेन करते हैं कि वो श्योर नहीं है, लेकिन तैयार रहना हमेशा अच्छा होता है। दूसरी तरफ हम ईवी की पार्टी को देखते हैं जब वो बताते हैं कि वो लोग कैपिटल के करीब पहुंच गए हैं और लॉयड फिर से अपना सर्च स्पेल यूज करता है, लेकिन इस बार उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक एक अजीब सी धुआं उन्हें घेर लेती है और सिलिका अपना मैजिक यूज करके उसे हटाना चाहते हैं, लेकिन एहसास होता है कि वो अपना स्टाफ सामान्य नहीं कर पा रही है। लॉयड समझाता है कि वो लोग मैजिक यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये धुआं उनके माना में छेड़छाड़ कर रही है और उसे लगता है कि इसके पीछे डीमंस का हाथ है, लेकिन उसे ये भी चिंता है कि अगर वो जंगल में रुक गए तो मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करेंगे, इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि सबको पास के शहर स्कोर जाना चाहिए। यहाँ लोएन बताती है कि उसने किताब को स्टडी की है और उसमें अभी भी साइबिल का माना है, तो मर्लिन सोचते हैं कि ये शायद उसकी आखिरी ख्वाहिश है। वो समझाते हैं कि जब लॉयड ने ग्रिमॉर्ड को छुआ था तब उसे एहसास हुआ कि वो उसके साथ कॉम्पेटिबल है और वो सोचते हैं कि
उसमें चूजन वन बनने की हुनर है, बिल्कुल उसके और साइबिल की तरह। लुएन ये भी बताती है कि उसे भी चूजन वन बनने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन मर्लिन रिवील करती है कि उसने लॉयड को साइबिल से भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहा, इसीलिए उसे बहुत मुश्किल काम दिए। लेकिन अब उसे लगता है कि लॉयड इसीलिए चला गया क्योंकि उसने कभी उसकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। अब उसे पता है कि वो क्लेयर को एस्कॉर्ट करके कैपिटल ला रही है। लुएन पूछते हैं कि क्या वो उससे मिलना चाहते हैं, तो मर्लिन मानते हैं कि वो उसे मिस करते हैं क्योंकि इतने लंबे समय तक वो उससे कभी अलग नहीं रहे। दूसरी तरफ लॉयड सिलिका का माना इनहेंस करता है, जिससे वो अपना स्टाफ समन कर पाते हैं और वो अपना मैजिक यूज करके धुएं को उड़ा देते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि वो ऑलरेडी शहर के अंदर है, लेकिन वहाँ उन्हें ग्रिस्ट अपने आदमियों के साथ मिलता है। वो कहता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। क्लेयर उसे पहचान लेती है कि यही वो आदमी है जिसने उसे कभी बंदी बनाया था, और ग्रिस्ट कहता है कि अभी भी उन्हें क्लेयर की जरूरत है, इसलिए उसे वापस ले जाना होगा। लॉयड अपने दोस्तों को बफ करता है और सब लड़ाई के लिए रेडी होते हैं जब डीमंस अपने स्टाफ निकाल लेते हैं। यूई अपने तलवार से उन पे अटैक करती है, सिलिका फायरबॉल से ब्लास्ट करते हैं और क्रॉस अपने रैपिड फायर टेक्निक से उन्हें शूट करता है, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आता है कि ग्रिस्ट पर उसके तीर काम नहीं कर रहे। ग्रिस्ट सीधा क्लेयर पर हमला करता है, लेकिन दागस अपने शील्ड से उसकी रक्षा करता है। यूई पीछे से ग्रिस्ट पर वार करते हैं, लेकिन उसकी तलवार उसे लगने से पहले ही रुक जाती है और लॉयड समझ आता है कि वो माना कवच पहना हुआ है। ग्रिस्ट भी तुरंत पहचान लेता है कि लॉयड ही इस तरह का हीरो है और वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। सिलिका तुरंत अपना बर्स्ट स्पेल यूज करते हैं और ग्रिस्ट अचानक गायब हो जाता है। लॉयड और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि वो उनके पीछे आ गया है और डीमंस उन्हें घेर लेते हैं। तभी जमीन से बर्फ उठकर ग्रिस्ट और उसके आदमियों को फ्रीज कर देते हैं। एक बीस्ट ह्यूमन आता है और कहता है कि वो क्लेयर को उनके हवाले नहीं करेगा। इसी दौरान मिशेल दूर से देख रहा होता है और सोचता है कि वो धुएं को और तेज कर दे, लेकिन विलियम पीछे से आता है और कहता है कि वो ये धुआं खत्म करने के लिए यहाँ है। दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिशेल विंड स्पेल से अटैक करता है, लेकिन विलियम तुरंत उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि वो उसके छोटे मोटे ट्रिक्स देख सकता है। मिशेल नोटिस करता है कि विलियम ने एक पोशन यूज करके उसके स्पेल को काउंटर किया और विलियम मान लेता है कि वो एक अल्केमिस्ट है। तब मिशेल सोचता है कि शायद यही वो इंसान है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। बेस्ट ह्यूमन लॉयड और उसके दोस्तों के पास आता है और क्लेयर उसे पहचान लेते हैं। वो उसका बचपन का दोस्त थेरियन है, जो आइस क्रिस्टल हीरो के नाम से जाना जाता है। थेरियन कहता है कि वो उन पर विश्वास नहीं करता और उन्हें कमजोर बोलता है, लेकिन क्लेयर उसे कहते हैं कि अच्छे से बिहेव करे। ये भी कहती है कि आइस क्रिस्टल हीरो के बारे में कहा जाता है कि उसका एटीट्यूड खराब है। क्लेयर उसके बैग को देखकर बताती है कि उसने वो उसके लिए बचपन में बनाया था। कीवी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी ग्रिस्ट उसके अटैक से छूट जाता है। थेरियन फिर से उसे फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। ग्रिस्ट इम्प्रेस होता है कि वो बिना किसी जादू के सिर्फ अपने शरीर से आइस मैजिक यूज कर सकता है। उसे समझ आता है कि थेरियन कोई आम बीस्ट ह्यूमन नहीं है। थेरियन उसे बताता है कि उसके शरीर के ऊपर आइस मैजिक काम नहीं करता और कहता है कि उसे अपने शक्तियां ग्रिस्ट को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो वैसे भी मरने वाला है। थेरियन अपने बर्फ से उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिस्ट बच जाता है। लड़कियां सोचते हैं कि वो भी उसकी मदद करे, लेकिन थेरियन कहता है कि उसे उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वो चिल्लाता है और ग्रिस्ट को लड़ते वक्त गाली देने लगता है, जबकि बाकी सब लोग समझ जाते हैं कि उसका एटीट्यूड सच में खराब है। ग्रिस्ट उसके अटैक्स को डॉज करता है और अपना हाथ चार्ज करता है। लॉयड समझ जाता है कि वो कॉम्प्रेस्ड माना यूज कर रहा है। वो सबको कहता है कि कहीं पे छुप जाओ, लेकिन थेरियन सुनता नहीं और सीधा ग्रिस्ट से टकरा जाता है, जिससे एक भयंकर धमाका होता है। विलियम लड़ाई देखकर कहता है कि उसने ग्रिस्ट को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन वो ये भी देखता है कि मिशेल भाग गया। लॉयड धमाके से बच जाता है और खुश होता है कि उसके दोस्त ठीक है, लेकिन उसे समझ आता है कि ग्रिस्ट क्लेयर को लेकर अपनी शिप में उड़ गया है। थेरियन अपने बर्फ का यूज करके उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बर्फ टूट जाती है उससे पहले कि वो क्लेयर तक पहुंचे। लॉयड उससे कहता है कि पहले तो वो शांत रहे। वो कहता है कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन थेरियन उसके साथ काम करने से मना कर देता है। तब लॉयड के दोस्त उसे समझाते हैं कि पागल जैसे काम ना करे। उसे याद दिलाते हैं कि वो अकेला शिप तक नहीं पहुंच पाया था। लॉयड कहता है कि उन्हें थेरियन की पावर की जरूरत है और थेरियन फाइनली मान जाता है, लेकिन कहता है कि वो उसके रास्ते में ना आए। इसी बीच मिशेल रिवील करती है कि शिप असल में एक रिसर्च लैब है और ग्रिस्ट हैरान होता है कि उसने इसे पहले क्यों नहीं यूज किया। मिशेल समझाता है कि ये तो बस एक प्रोटोटाइप है जो अभी हाल ही में उड़ा है। ग्रिस्ट को डर लगता है कि कहीं शिप क्रैश ना हो जाए, लेकिन मिशेल उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक होगा क्योंकि उसने एक बेहतरीन पावर सोर्स बनाया है। वो ग्रिस्ट को डीमन किंग के बॉडी का एक हिस्सा दिखाता है और रिवील करता है कि उसमें अभी भी मैजिकल पावर्स है। वो कहता है कि उसने उसके लाइफ सोर्स को एनालाइज कर लिया और अब वो इसे इन्फिनिट एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मिशेल बताता है कि वो कई मॉन्स्टर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो उन्हें कंट्रोल करके पैसे कमाने के लिए एक्साइटेड है अगर उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। तभी अलार्म बजता है और उन्हें पता चलता है कि थेरियन और बाकी सब उन तक पहुंच गए हैं। मिशेल हैरान
होता है कि ये कैसे मुमकिन है। हमें पता चलता है कि थेरियन बर्फ के टुकड़े बना रहा है, जबकि लॉयड रिवर्स ग्रेविटी मैजिक यूज करके उन्हें गिरने से बचा रहा है और पार्टी शिप पर चढ़ जाते हैं। ग्रीस तुरंत उनसे निपटने के लिए आता है। वो अटैक के लिए रेडी होता है और लॉयड अपने सपोर्ट मैजिक से दोस्तों को बफ करता है। ग्रीस उन पर हमला करता है, लेकिन थेरियन उसके अटैक से बचकर पलटवार करता है। ग्रीस कहता है कि वो कभी उसका शील्ड तोड़ नहीं पाएंगे। लॉयड उस पर एक स्पेल कास्ट करता है और थेरियन अपना मैजिक एक्टिवेट करता है। सिलिका उसे एसिड फॉग से घेर लेती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। सब मिलकर अपनी पूरी ताकत से अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी ग्रीस का एक बाल भी बाका नहीं होता। वो कहता है कि वो सब उसके बराबर नहीं है और थेरियन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दागस उसके बीच में आ जाता है। ग्रीस फिर से हमला करने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसका हाथ अचानक जम जाता है और टूटकर बिखर जाता है। वो हैरान होता है कि ये क्या हुआ। थेरियन समझाता है कि उसने अपने आइस मैजिक से ग्रीस का हाथ फ्रीज कर दिया और लॉयड रिवील करता है कि उसने एक ऐसा स्पेल इस्तेमाल किया जिससे दर्द का पता नहीं चलता। वो कहता है कि ग्रीस का माना आर्मर सिर्फ उन अटैक्स पर काम करता है जिन्हें वो देख सकता है। उसने इस बात का पता तब लगाया जब उसने देखा कि थेरियन के अटैक्स उसके शील्ड ने ब्लॉक कर दिए थे। तब भी उसके बाल फ्रीज हो गए थे कोल्ड एनर्जी की वजह से। लॉयड बताता है कि उनके अटैक सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थे, जबकि थेरियन ने उसका हाथ जमाया। और वो कहते हैं कि ग्रीस उनकी टीम वर्क के सामने कुछ भी नहीं है। ग्रीस वापस लैब में भागता है और मिशेल से कहता है कि मॉन्स्टर्स को रिलीज करे, लेकिन मिशेल उससे कहता है कि वो अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उसने बस एंशिएंट मैजिक पर रिसर्च शुरू ही की है। लेकिन थेरियन और बाकी सब वहाँ आ जाते हैं और थेरियन कहता है कि क्लेयर को छोड़ दे। ग्रीस मॉन्स्टर को आजाद कर देता है, लेकिन एक बड़ा सांप उसे ही पकड़ लेता है और ग्रीस मदद के लिए चीखता है। मिशेल देखता है कि मॉन्स्टर्स कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, लेकिन वो सोचता है कि अभी उनका रिएक्शन टेस्ट करने का परफेक्ट टाइम है। वो अपना डिवाइस यूज करके एक अजीब आवाज पैदा करता है जो मॉन्स्टर्स को शांत कर देती है। थेरियन तुरंत क्लेयर के पास जाता है और उसे आजाद कर देता है। ग्रीस गुस्से में आ जाता है क्योंकि क्लेयर निकल रही होती है, लेकिन मिशेल कहता है कि एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ और वो मॉन्स्टर्स को लॉयड की पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए कंट्रोल करता है। क्लेयर अपना एंशिएंट मैजिक यूज करते हैं और एक गाना गाती है जो मॉन्स्टर्स को शांत कर देता है और मिशेल उनकी रिएक्शंस को मजेदार पाता है। वो सोचता है कि इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन अचानक शिप हिलने लगता है। मिशेल हैरान होता है कि क्या हुआ और सब पैनिक करने लगता है। ग्रीस गलती से पावर सोर्स को छू लेता है, जिसकी वजह से वो होश खो देता है और मिशेल समझ जाता है कि क्लेयर के एंशिएंट मैजिक ने डीमन किंग के उस हिस्से को पागल कर दिया है। उसे डर लगता है कि कहीं ये फट ना जाए, इसीलिए वो उसे पावर सोर्स से हटा देता है, लेकिन शिप क्रैश होने लगता है। ईवी तैयार हो जाती है इस झटके को सहने के लिए, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो शिप के हलचल से इफेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि लॉयड ने ग्रेविटी मैजिक यूज किया है। तभी ग्रीस अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है और मिशेल से कहता है कि उसे लाइफ सोर्स दे दे। मिशेल सोचता है कि शायद डीमन किंग एक वेसल ढूंढ रहा है, इसलिए वो टुकड़ा ग्रीस की तरफ फेंक देता है, जो तुरंत डार्कनेस में निकल जाता है। वो उन मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्रीस के बॉडी के साथ मर्ज हो जाते हैं, जबकि मिशेल एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि अब कैसा क्रिएचर जन्म लेगा। एक घिनौना गंदा सा दिखने वाला मॉन्स्टर सामने आता है और लॉयड समझ जाता है कि वो एक किमेरा है, एक ऐसा प्राणी जिसमें एक ही शरीर में कई जान होते हैं। मिशेल सोचता है कि ये कमाल लग रहा है, लेकिन किमेरा उसे ही तुरंत मार डालता है और लॉयड और उसके दोस्त तैयार होते हैं उसे लड़ने के लिए। अगले सीन में हम मर्लिन को देखते हैं जो कैसल में विलियम को देखते हैं। लॉयड हैरान होते हैं कि वो अंदर कैसे आ गया, क्योंकि वो जानते हैं कि विलियम मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो रिवील करता है कि उसने पोशन यूज करके गार्ड्स को सुला दिया है। मर्लिन समझ जाते हैं कि उसके पास जरूर कोई अर्जेंट बात है, वरना वो कैसल तोड़कर उसे ढूंढने नहीं आता। इसीलिए वो लोएन से कहते हैं कि अपना लैब उन्हें यूज करने दे। वापस शिप पर लॉयड अपना सपोर्ट मैजिक यूज करके दागस को बफ करता है, जो किमेरा के हमलों को रोकता है, लेकिन वो कहता है कि वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा और सब महसूस करते हैं कि शिप नीचे गिर रहा है। किमेरा एग्जिट को ब्लॉक कर देता है और थेरियन उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन क्लेयर उसे रोक लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मॉन्स्टर्स को चोट लगे। ईवी और क्रॉस किमेरा पर अटैक करते हैं, लेकिन वो अपने विंड और फ्लेम से अपना बचाव करता है और जब शिप जमीन से टकराने वाला होता है तब भी सब लैब के अंदर फंसे हुए होते हैं और लॉयड परेशान होता है कि शायद वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाए। सिलिका अपने विंड मैजिक से किमेरा पर ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किमेरा उसे आसानी से रोक देता है। सब सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। लॉयड को एक आइडिया आता है और वो सबको कहता है कि एक साइड पर खड़े हो जाओ। जैसे ही वो अपना ग्रेविटी मैजिक कैंसिल करता है, शिप बैलेंस खो देता है और किमेरा एक तरफ फिसल जाता है। सब उस मौके का फायदा उठाकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन किमेरा उनके पीछे भागता है और एक अटैक चार्ज करता है। इस वजह से सब शिप से कूद जाते हैं। थेरियन अपने बर्फ से एक प्लेटफॉर्म बनाता है और सिलिका लॉयड से अपनी मैजिक बफ करवाते हैं, जिसकी वजह से वो गिरते वक्त उनकी स्पीड स्लो करके उन्हें जमीन पर आराम से लैंड करवा देती है। लॉयड उसकी तारीफ करता है कि उसने सबको बचा लिया, लेकिन सिलिका उसे ही थैंक्स कहती है। लॉयड कहता है कि उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने सिर्फ अपना एन्शेंटमेंट मैजिक कास्ट किया था, लेकिन सबको ये हमेशा फनी लगता है कि वो ऐसे ही सोचता है। थेरियन सोचता है कि वो हमेशा अकेले लड़ता आया है और
उसे लगता था कि ग्रुप में रहना कमजोर लोगों के लिए होता है, लेकिन लॉयड और बाकी सबको देखकर उसके सोचने का नजरिया बदलने लगता है। शिप नीचे क्रैश हो जाता है और एक बड़ा धमाका होता है। क्लेयर को मॉन्स्टर के लिए बुरा लगता है, लेकिन अचानक वो आग से निकल आता है और पहले से भी ज्यादा पावरफुल लगता है। तब लॉयड सबको कहता है कि जंगल की तरफ भागो। तभी हम देखते हैं कि मर्लिन और विलियम अचानक आ जाते हैं और वो अपना सर्च मैजिक यूज करके लॉयड को ढूंढने लगते हैं। सब सोचते हैं कि किमेरा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, और लॉयड को मिशेल की बात याद आती है कि उसने क्लेयर के एंशिएंट मैजिक के साथ मर्ज करके डीमन किंग की शक्तियां जगा दी थी। किमेरा उन्हें ढूंढता रहता है और यूवी सोचते हैं कि शायद वो क्लेयर के पीछे है, क्योंकि ग्रीस्ट उसका हिस्सा था और वो उसके पीछे ही था। थेरियन कहता है कि शायद उन्हें उसे मारना पड़ेगा, लेकिन क्लेयर के रिएक्शन को देखकर सिलिका सोचते हैं कि क्या मॉन्स्टर को बचाने का कोई तरीका है। लॉयड सलाह देता है कि क्लेयर को फिर से गाना गाने दो, ताकि इसकी ख्वाहिश सीधा मॉन्स्टर्स के लाइफ सोर्स में पहुंच सके। सब हैरान होते हैं कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो कहता है कि अगर वो क्लेयर की पावर को बढ़ा दे तो शायद मॉन्स्टर्स नॉर्मल हो जाए। क्लेयर इस प्लान से सहमत होती है और जैसे वो ट्राई करने वाले होते हैं, मर्लिन अचानक उन्हें रोक देते हैं। वो लॉयड से कहते हैं कि एंशिएंट मैजिक के साथ मत खेलो, ये खतरनाक है। लेकिन लॉयड कहता है कि अगर वो क्लेयर के साथ मिलकर करे तो ये काम करेगा। मर्लिन उसे याद दिलाती है कि ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, लेकिन लॉयड कहता है कि उसने सोचा है और अपने दोस्तों की वजह से समझा है कि वो क्या कर सकता है। सबको किमेरा से लड़ना पड़ रहा था और मर्लिन उम्मीद करते हैं कि क्योंकि लॉयड सिर्फ क्लेयर का मैजिक सपोर्ट कर रहा है तो किसी तरह वो भयंकर हादसा दोबारा ना हो। थेरियन किमेरा को अपने बर्फ से डिस्ट्रैक्ट करता है और लॉयड इस पे जंप करके क्लेयर को सिग्नल देता है। तब क्लेयर अपना गाना शुरू करते हैं। लॉयड उसके मैजिक की ताकत को बढ़ाता है और ये काम करना शुरू कर देता है। मॉन्स्टर्स किमेरा की बॉडी से अलग हो जाते हैं, लेकिन अचानक लॉयड के ऊपर एक काला वर्ड खुल जाता है और वो उसमें खींच लिया जाता है। वो खुद को एक सफेद जगह में पाता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है। एक आवाज उसे बताती है कि उसका शरीर और आत्मा अलग हो रहे हैं। लॉयड सोचता है कि क्या ये एंशिएंट मैजिक की वजह से हो रहा है। बाहर बाकी लोग भी उस आवाज को सुनते हैं, जो कहता है कि एंशिएंट मैजिक पुराने इंसानों का था जिनके पास बहुत हाई लेवल दिमाग था। वो लोग दुनिया के मैजिक को अपने मर्जी से बदल सकते थे। और मर्लिन समझ जाते हैं कि ये आवाज साइबिल की है। साइबिल बताता है कि पुराने लोगों की वो काबिलियत आखिरकार ऐसा मैजिक पैदा कर दिया था जो जिंदगी और मौत के फ्लो को छेड़छाड़ कर सकता था, लेकिन ऐसी ताकत ने दुनिया को अफरा तफरी में डाल दिया और उनकी बर्बादी का कारण बना। वो अपने ही ताकत से डर गए थे, इसलिए उन्होंने वादा किया कि इस ताकत का उपयोग कभी नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये भी सोचा था कि शायद फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़े, तो उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति बनाया जो एंशिएंट मैजिक को अपने अंदर रख सके, ताकि कोई और इस ताकत को पाने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये शक्ति किसी को विरासत में ही मिल सकती है। उन्होंने एक स्पेल भी डाला जो किसी भी इंसान को तबाह कर देते जो बिना इस नियम को फॉलो करे एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करता। लॉयड याद करता है कि कोई तो था जिसने पहले इसे यूज किया था। तब साइबिल बताता है कि उसने ही इसे डीमन किंग के खिलाफ अपनी लड़ाई में यूज किया था। उन्होंने डीमन किंग को हरा दिया था, लेकिन जब उनका ध्यान हटा, डीमन किंग ने मौका लेकर खुद को तबाह कर दिया और सबको मार दिया जो उसके आसपास था। तब साइबिल ने अपनी जान की कीमत पर एंशिएंट मैजिक यूज करके जिंदगी और मौत को तोड़ दिया और सबको वापस जिंदा कर दिया। वो वॉइड बंद होने लगती है, लेकिन साइबिल लॉयड को बताता है कि अभी उसके पास बाहर निकलने का एक मौका है। लॉयड अचानक अपने दोस्तों के साथ गुजरे वक्त के बारे में सोचता है। उसके दोस्तों की आवाज उसे पुकारते है कि वापस आ जाओ। वो उनकी आवाजों का पीछा करता है, लेकिन वॉइड बंद होता दिखता है। सब उसे कहते हैं कि हार मत मानो, और वो अचानक उनके पीछे नजर आता है। सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं और मर्लिन साइबिल का शुक्रिया अदा करते हैं उसने जो भी किया। उसके बाद यूवी यकीन नहीं कर पाती कि लॉयड का मास्टर असल में ग्रेट सेज मर्लिन थे, और सब समझ जाते हैं कि वो हमेशा अपनी तुलना उससे क्यों करता था। क्लेयर सबको शुक्रिया कहते हैं और राजा उन सबको इनाम देता है। जब सब अपने सफर के बारे में सोचता है, लोइन अचानक लॉयड की खुशबू महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि उसका सेंट बिल्कुल मर्लिन जैसा है। वो नोटिस करते हैं कि उसका मैजिक कंट्रोल मर्लिन के लेवल का है, और सब उसे देखकर हैरान होते हैं। वो लॉयड से पूछते हैं कि क्या वो उसके साथ वापस आएगा। सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन लॉयड कहता है कि वो अपने पार्टी के साथ रहना चाहता है। लोइन कहते हैं कि वो बिल्कुल मर्लिन जैसा है, लेकिन लॉयड जब अपने बीते हुए वक्त को याद करता है तो उसे नहीं लगता कि ये एक कॉम्प्लीमेंट है। फिर हम देखते हैं कि उन्हें राजा से एक बहुत बड़ा घर मिलता है। दागा सोचता है कि उन्होंने ये सब लॉयड की वजह से मैनेज कर लिया, लेकिन लॉयड अब भी सोचता है कि वो काफी अच्छा नहीं है। सबको यकीन नहीं होता कि ये पागल बच्चा अब भी ऐसा ही सोचता है, लेकिन वो समझ जाता है कि लॉयड हमेशा ऐसा ही रहेगा, और सब अपने अगले एडवेंचर के लिए एक्साइटेड होता है। सो दोस्तों, इसी के साथ फाइनली इसका सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसका अगला सीजन कब आएगा वो तो पता नहीं, लेकिन अगला जो वीडियो आने वाला है वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। एंड स्ट्राइक की वजह से दोस्तों चैनल का थोड़ा हालत बिगड़ा हुआ है, इसलिए वीडियोस पे उतने अच्छे से रीच नहीं जा रहे। तो मैं चाहता हूँ कि अगले वीडियो से तुम लोग दबा के सपोर्ट करो एंड वीडियोस को एंड तक देखना, और किसी भी एक दोस्त के साथ उसको शेयर कर देना। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगे। और एक बात, अगर तुम्हें ऐसे मजेदार एनिमेस देखना
देखना है देन मेरे सेकंड चैनल पे भी एक मस्त एनिमे आके रखा है, उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।